जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल मस्त। हाँ, एंडोक्राइनोलॉजी अपनी चल रही थी जिसके अंदर अपन ने डायबिटीज इंसिपिडस, SIADH, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म ये डिस्कस कर लिए थे। एड्रिनल ग्लैंड की तरफ एक बार चलते हैं। अपन इंसुलिन के प्रोडक्शन, इंसुलिन की डेफिशिएंसी जो आपको देखने को मिल रही है, इंसुलिन से रिलेटेड अपन डिस्कस कर रहे हैं। और कंडीशन जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसको डायबिटीज मेलाइटस के नाम से जानते हैं अपन। तो आज की क्लास में अपन डायबिटीज मेलाइटस पढ़ रहे हैं। इस डायबिटीज मेलाइटस को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो को। आ रही बात समझ में? वो साइड में वो बेल आइकन जो है ना, उसको भी दबा दिया करो, नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे आपको। क्लियर बात है क्या? तो डायबिटीज मेलाइटस स्टार्ट आज की क्लास में अपन कर रहे हैं, तो बने रहिए लास्ट तक। बिल्कुल डायबिटीज मेलाइटस आज के बाद कोई डाउट नहीं आएगा डायबिटीज मेलाइटस से। तो स्टार्ट करते हैं डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस की अगर बात करें तो ध्यान देना, डायबिटीज मेलाइटस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इट इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। इट इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरग्लाइसीमिया। कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरग्लाइसीमिया। इसमें हाइपरग्लाइसीमिया आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इट इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरग्लाइसीमिया। और ये हाइपरग्लाइसीमिया का रीजन क्या है? दैट इज मेनली ड्यू टू किसके कारण आपको देखने को मिलता है? दैट इज मेनली ड्यू टू डेफिशिएंट इंसुलिन प्रोडक्शन। दैट इज मेनली ड्यू टू डेफिशिएंट इंसुलिन प्रोडक्शन। और और क्या तो इंसुलिन का प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, या फिर देर विल बी डिक्रीज इन इंसुलिन एक्शन, और डिक्रीज इन इंसुलिन एक्शन, कि अपना इंसुलिन जो है वो एक्शन नहीं कर पा रहा है। तो ये पर्टिकुलर कुछ पॉइंट आप इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। तो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के बारे में अपन बात करेंगे जिसके अंदर हाइपरग्लाइसीमिया आपको देखने को मिलता है। और हाइपरग्लाइसीमिया की अगर बात करें, हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब होगा सिंपल सा, जिसके अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल आपको एलिवेटेड देखने को मिले। क्यों हो रहा होगा? क्योंकि इंसुलिन का प्रोडक्शन जो वो क्या तो वो इंसुलिन का प्रोडक्शन अप्रोप्रिएट ना हो रहा हो, या फिर इंसुलिन प्रोड्यूस तो हो रहा हो लेकिन इंसुलिन के अगेंस्ट में बॉडी ने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया, वो इंसुलिन अपना एक्शन नहीं कर पा रहा हो, तो उसके कारण पर्टिकुलर जो कंडीशन डेवलप होती है उसको डायबिटीज मेलाइटस के नाम से अपन जानते हैं। अच्छा, डायबिटीज मेलाइटस का अगर अपन डिस्कशन करें तो डायबिटीज मेलाइटस को अलग अलग टाइप से अपन ने क्लासीफाई किया है। फॉर एग्जाम्पल, पहला जो अपन डायबिटीज मेलाइटस के अंदर जो डिस्कस करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज प्राइमरी डायबिटीज मेलाइटस। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज प्राइमरी डायबिटीज मेलाइटस। पहले को अपन प्राइमरी डायबिटीज मेलाइटस के नाम से जानते हैं। फिर सेकंड जो अपन डिस्कस करते हैं दैट इज सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस। नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस। तो प्राइमरी डायबिटीज मेलाइटस, सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस। नेक्स्ट थर्ड जो अपन डिस्कस करेंगे दैट इज जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। दैट इज जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। तो तीन पर्टिकुलर टाइप के डायबिटीज मेलाइटस अपन डिस्कस करने वाले हैं, प्राइमरी डायबिटीज मेलाइटस, सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस एंड जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। ओके, लेट्स स्टार्ट विद प्राइमरी डायबिटीज मेलाइटस। प्राइमरी डायबिटीज मेलाइटस की अगर बात करें तो प्राइमरी डायबिटीज मेलाइटस के अंदर क्या आपको देखने को मिल रहा होगा? डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, क्या तो डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन आपको देखने को मिल रहा होगा। और 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 क्या? दैट इज डिक्रीज एक्शन ऑफ इंसुलिन। डिक्रीज एक्शन ऑफ इंसुलिन। और ये जो एक्शन ऑफ इंसुलिन डिक्रीज जो होता है ये किसके कारण होता है? रेजिस्टेंस के कारण आपको देखने को मिलता है। तो बॉडी ने इंसुलिन के अगेंस्ट में क्या बना लिया? रेजिस्टेंस बना लिया। तो उसको अपन क्या बोलेंगे? प्राइमरी डायबिटीज मेलाइटस अपन बोलेंगे। सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस की अगर बात करें तो कोई डिसऑर्डर्स आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे दैट कंट्रीब्यूट इन डायबिटीज मेलाइटस। तो अगर अपन डिस्कस करें इसमें लिख दें डिसऑर्डर्स ऑफ बॉडी that contribute in डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस में कंट्रीब्यूट करते हैं तो उनको अपन सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस के नाम से जानते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, जेस्टेशन का मतलब होता है प्रेगनेंसी। तो इसकी अगर अपन बात करें तो प्रेगनेंसी इंड्यूस डायबिटीज मेलाइटस जो होता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस डायबिटीज मेलाइटस, उसको अपन जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के नाम से जानते हैं। तो तीन पॉइंट इसके अंदर अपने को ध्यान रखने हैं। तो प्राइमरी डायबिटीज मेलाइटस में मेनली दिक्कत इंसुलिन से रिलेटेड है।
सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस की अगर बात करें तो मेनली कोई डिसऑर्डर है या मेनली कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण आप लोगों को सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस देखने को मिल रहा है, और इधर इंसुलिन का रेजिस्टेंस या फिर इंसुलिन के प्रोडक्शन में आपको दिक्कत देखने को मिल रही है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी डायबिटीज मेलाइटस की अगर बात करें तो प्राइमरी डायबिटीज मेलाइटस को भी दो अलग अलग प्रकार से अपन डिवाइड करते हैं। प्राइमरी डायबिटीज मेलाइटस को दो अलग अलग प्रकार से डिवाइड करते हैं, करें? ओके, फर्स्ट जो इसकी क्लासिफिकेशन जो है उसको अपन बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। क्या बोलते हैं? टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलती है उसको बोलते हैं अपन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, तो इसको अपन दो अलग अलग प्रकार से बोलते हैं, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस एंड टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। ओके, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस की अगर अपन बात करें तो इसको अपन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस के नाम से भी जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि ऐसे पेशेंट के अंदर इंसुलिन की आपको जरूरत पड़ेगी, इंसुलिन को एडमिनिस्ट्रेशन करने की जरूरत पड़ेगी। पर्टिकुलर जो पेशेंट होगा उसको इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन अपने को करना पड़ेगा इसके अंदर एज ए ट्रीटमेंट। नेक्स्ट, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस को एक नाम से और जानते हैं, इसको अपन जानते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस के नाम से भी इसको अपन जानते हैं। ऐसे पेशेंट के अंदर इंसुलिन की आवश्यकता नहीं होगी, इसके अंदर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स होंगे या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स होगी। बोले तो डायबिटीज मेलाइटस को ट्रीट करने के लिए दवाइयों का अपन इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन हो सकता है लेटर कंडीशंस के अंदर इंसुलिन की भी जरूरत यहाँ पर पड़ जाए, तो नॉन इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटस इसको अपन बोलते हैं। अच्छा, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस जिसको इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटस के नाम से, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस के नाम से अपन जान रहे हैं, इसको एक नाम से और जानते हैं, बोले तो इसको अपन बोलते हैं जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस। किस नाम से जानते हैं इसको? जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस के नाम से भी जानते हैं। बच्चों के अंदर या फिर यंग अडल्ट जो होते हैं उनके अंदर पर्टिकुलर ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। ओके, नाउ लिसन केयरफुली, स्पेसिफिक मैं बातें आप लोगों को करना चाहता हूं। अगर अपन बात करें तो फर्स्ट पॉइंट टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस के, अगर इन दोनों को कंपेयर कर दें, फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखना, इट इज लेस कॉमन। तो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस है, ये लेस कॉमन कंडीशन है, लेस देन 10% पीपल। अरे बात समझ में, इट इज ए वेरी लेस कॉमन कंडीशन, अकर्स इन लेस देन 10% पीपल। लेकिन अगर इसकी अगर बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस इज वेरी कॉमन, मोर कॉमन। और अगर इसकी अपन बात करें, कॉमन लिखा है भाई, कॉमन, और कुछ मत समझना, कॉमन है ना, कॉमन लिख रखा है। अगर बात करें मोर कॉमन तो यहाँ पर आप लोगों को मोर देन 90% पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज मेलाइटस। अगर अपन बात करें जैसे टोटल डायबिटीज मेलाइटस के जो केसेज है, तो उस टोटल डायबिटीज मेलाइटस के केसेस के अंदर से मोर देन 90% पीपल आर ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। अगर अपन बात करें वेस्टर्न कंट्रीज की, तो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस जो है वो आप लोगों को वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है। जितने भी डायबिटीज मेलाइटस होते हैं उनमें सबसे ज्यादा टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, जो कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस है, ये सबसे ज्यादा आपको कॉमन देखने को मिलता है। अरे बात समझ, ये पॉइंट अपन इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अगर अपन बात करें जो वेस्टर्न कंट्रीज है उसमें टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के कारण जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उन कॉम्प्लिकेशंस के कारण सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क डेवलप होते हैं, उसके कारण डेथ आप लोगों को देखने को मिल रही है उनमें। अरे बात समझ, तो सिंपल बात है, द पर्सन हु आर सफरिंग फ्रॉम टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस आर आर अकरिंग, मतलब इन लेटर स्टेज के अंदर उनके अंदर डेथ आपको देखने को मिल रही है ड्यू टू मेनली द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। तो ये पॉइंट आप इसके अंदर डिस्कस कर सकते हो, इसमें ध्यान रख सकते हो। अच्छा, तो ये पॉइंट अपन ने डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलें, तो ये ध्यानपूर्वक बात सुनना, इसके अंदर आपको मेन प्रॉब्लम क्या देखने को मिलेगी, दैट इज इंसुलिन प्रोडक्शन इज डिक्रीज। इस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, टाइप 1 के अंदर इंसुलिन प्रोडक्शन क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। और इंसुलिन प्रोडक्शन डिक्रीज क्यों हो गया है, ड्यू टू डैमेज इन बीटा सेल्स, ड्यू टू डैमेज इन बीटा सेल्स, ड्यू टू डैमेज इन बीटा सेल्स। जो बीटा सेल्स आपको देखने को मिल रही है उन बीटा सेल्स में क्या हो गया, डैमेज हो गया है। बीटा सेल्स जो होती हैं, क्योंकि बीटा सेल्स जो होती हैं, बीटा सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट होती है बताओ, बीटा सेल्स किसकी, पेनक्रियाज की। तो बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज, अरे बात समझ में, बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज, ये बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज ही हैं, ये क्या करती हैं, बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। अरे बात समझ में, लेकिन अगर बीटा सेल्स क्या हो गई, डैमेज हो गई, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में या बीटा सेल्स का डिस्ट्रैक्शन हो गया तो इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, और इंसुलिन का प्रोडक्शन अगर नहीं हो पाएगा तो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस आप लोगों को देखने को मिलेगा।
इधर अगर बात करें मेन प्रॉब्लम किसके अंदर है, मेन प्रॉब्लम है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलिन। बॉडी ने इंसुलिन के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है। ये जो इंसुलिन जो है वो बीटा सेल्स तो नॉर्मल है, लेकिन इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है, बीटा सेल्स अगर नॉर्मल है तो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा होगा, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा है, उसका जो एक्शन है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो उस कंडीशन को अपन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के अंदर कंसीडर करते हैं। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस की अगर अपन फिर बात करें तो ध्यानपूर्वक बात समझना, ये आप लोगों को देखने को मिलता है लेस देन 30 ईयर पर्सन, लेस देन 30 ईयर, 30 साल से कम के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। और हाईएस्ट इंसिडेंस जो आपको इसके देखने को मिलते हैं, हाईएस्ट इंसिडेंस, हाईएस्ट इंसिडेंस की अगर बात करें, मतलब ज्यादातर कंडीशन देखने को मिलती है वो 11 से 13 साल के अंदर देखने को मिलती है। तो 11 टू 13 ईयर्स के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। लेकिन अगर अपन टाइप 2 डायबिटीज की, अगर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस की बात करें तो एक किसके अंदर देखने को मिलता है, मोर देन 50 ईयर्स, मोर देन 50 ईयर्स, 50 साल से ज्यादा के एज के जो पर्सन आपको देखने को मिलते हैं उनके अंदर ये देखने को मिलता है। क्लियर बात है क्या? उधर बीटा सेल्स का डिस्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलता है और बीटा सेल के डिस्ट्रैक्शन के कारण कंडीशन डेवलप होती है। इधर अगर अपन बात करें तो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा होगा, लेकिन इंसुलिन का जो एक्शन है पर्टिकुलर वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। एम आई क्लियर और नोट? अच्छा एक बार बात सुनना, क्या ये पर्टिकुलर आपको देखने को मिल रही है बीटा सेल्स, ये क्या देखने को मिल रही है, बीटा सेल्स। और बीटा सेल्स की अगर बात करें तो बीटा सेल से किसका प्रोडक्शन होता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है। किसका प्रोडक्शन होता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है। और ये इंसुलिन जो है ये पर्टिकुलर आप लोगों का टारगेट करता है, जो टारगेट ऑर्गन्स आपको देखने को मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल एडिपोज टिश्यू हो गए, क्या हो गए, एडिपोज टिश्यू हो गए। नेक्स्ट अगर बात करें स्केलेटल मसल्स हो गई, इन पे बात करते हैं अपन, क्योंकि इधर रिक्वायरमेंट जो होती है इसकी ग्लूकोज की वो ज्यादा आपको देखने को मिलती है, तो वहां पर जाता है। अरे बात समझ में, ये लो, ये अपन ने बनाया एडिपोज टिश्यू, ये क्या बना, एडिपोज टिश्यू, ये बनाई अपन एडिपोसाइट्स। अब इधर बात करें एडिपोसाइट्स की, एडिपोज टिश्यू की अगर बात करें तो यहाँ पर पर्टिकुलर आप लोगों को इन एडिपोसाइट्स के ऊपर एक रिसेप्टर आप लोगों को देखने को मिलता है। और ये जो रिसेप्टर होता है इंसुलिन सेंसिंग रिसेप्टर होता है। कौन सा, इंसुलिन सेंसिंग रिसेप्टर होता है, इंसुलिन को सेंस करता है। तो जो इंसुलिन आप वहां से प्रोड्यूस हो रहे थे, मान लो ये पर्टिकुलर इंसुलिन था, ये आ रहा था, ये इसके साथ में क्या करेगा, इसके साथ में कंबाइन करेगा। और ये है क्या, इंसुलिन सेंसिंग रिसेप्टर, मतलब इंसुलिन को ये क्या करता है, सेंस करता है। अपने को ये बात क्लियर है? अच्छा नेक्स्ट अगर बात करें, ये स्केलेटल मसल्स पे भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, बॉडी की सेल्स के ऊपर प्रेजेंट आपको देखने को मिलता है। अगर इसकी बात करें अपन, ये क्यों कंबाइन कर रहे हैं, एक देखो रिसेप्टर का मतलब होता है कि रिसेप्टर जो है वो एक ऐसा पर्टिकुलर कंपोनेंट है, अगर उसके साथ में कोई चीज कंबाइन करे, कोई सब्सटेंस कंबाइन करे, तो अंदर के बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर क्या कर देता है, कुछ मॉडिफिकेशन कर देता है वो, तो उसको अपन रिसेप्टर के नाम से जानते हैं। अब ये कोई चीज क्या हो सकती है, कोई सब्सटेंस क्या हो सकता है जो कंबाइन करे, हो सकता है वो कोई हार्मोन हो सकता है कोई वो पर्टिकुलर ड्रग हो सकता है कोई न्यूरोट्रांसमीटर हो। अरे बात समझ, तो ये किसके साथ कंबाइन करे और अंदर के बायोलॉजिकल सिस्टम में कुछ मॉडिफिकेशन ला दे। अब इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि बीटा सेल से निकला है, ये इसके साथ कंबाइन करता है और कंबाइन करने के बाद ये क्या कर लेता है, अंदर के बायोलॉजिकल सिस्टम में मॉडिफिकेशन किस किस प्रकार का लेके आता है। यहाँ पर आप लोगों को एक पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टर आपको देखने को मिलेगा जिसका प्रोडक्शन बढ़ा देगा, और वो होता है GLUT4। GLUT4 का प्रोडक्शन अंदर की तरफ आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, एलिवेटेड देखने को मिलेगा, GLUT4 का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अच्छा GLUT4 जो आपको देखने को मिल रहा है, अगर इसका प्रोडक्शन बढ़ गया, ये GLUT4 एक ट्रांसपोर्टर है, क्या है, GLUT4 एक ट्रांसपोर्टर है। मान लो ये पर्टिकुलर GLUT4 है, ये GLUT4 का क्या हो गया, प्रोडक्शन बढ़ गया, और GLUT4 का अगर प्रोडक्शन बढ़ गया तो उस कंडीशन में होगा क्या, ध्यानपूर्वक बात सुनना। प्रोडक्शन बढ़ने के बाद ये जो सेल मेम्ब्रेन आपको देखने को मिल रही है, इन सेल मेम्ब्रेन पर वो GLUT4 क्या हो जाएगा, कि एम्बेडेड हो जाएगा। तो ये लो, ये GLUT4 अपन ने बनाया, ये सेल मेम्ब्रेन पर आकर क्या हो गया, एम्बेडेड हो गया। अब इससे होगा क्या, होगा क्या, ब्लड सर्कुलेशन। अगर बात करें क्या, इधर ब्लड सर्कुलेशन आपको प्रेजेंट देखने को मिल रही है, और ब्लड सर्कुलेशन की अगर बात करें, ये लो ब्लड सर्कुलेशन, इस ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, इसके अंदर देखने को मिल रहा है ग्लूकोज। क्या देखने को मिल रहा है, ग्लूकोज। तो ये मान लो ये ग्लूकोज है, ये लो ग्लूकोज। ये ग्लूकोज जो है, ये ग्लूकोज क्या होगा, ये इसके अंदर की तरफ चला जाएगा, मतलब GLUT4 की मदद से पर्टिकुलर चला जाएगा, ये लो, तो ये इसके अंदर चला जाएगा। और ये अगर नॉर्मल तरीके से जा रहा है इसके अंदर, तो उस कंडीशन के अंदर जो है आराम से, मतलब जो सेल्स है वो ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगी एटीपी के प्रोडक्शन के लिए। तो ये नॉर्मल प्रोसेस आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलता है। क्लियर बात है क्या? अच्छा अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के अंदर, किसी पर्टिकुलर पर्सन में बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो गई, किसी पर्टिकुलर पर्सन में बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय
हो गई। तो बीटा सेल्स अगर डिस्ट्रॉय हो गई तो उस कंडीशन में इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होगा, इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो सकता। और इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होगा तो पर्टिकुलर ये इंसुलिन जो है वो इसके साथ कंबाइन नहीं करेगा, और इसके साथ कंबाइन नहीं करेगा तो ग्लूट4 का प्रोडक्शन नहीं, बोले तो जो ग्लूकोज है ग्लूकोज वो अंदर की तरफ सेल्स के अंदर ट्रांसमिट नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारा प्रोसेस जो होगा वो रिवर्स हो जाएगा। मैंने नॉर्मल प्रोसेस बताया, ये सारा का सारा प्रोसेस क्या हो जाएगा इस कंडीशन के अंदर, रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब ग्लूकोज अंदर की तरफ नहीं जाएगा। कहने का सिंपल सा मतलब, एक लाइन लिख देता हूँ, स्पेशल लाइन, एमसीक्यू पर्टिकुलर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि ये जो ग्लूट4 जो ट्रांसपोर्टर है, कौन से, ग्लूट4, ग्लूट4, ग्लूट4 ट्रांसपोर्टर आर इंसुलिन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर, ग्लूट4 ट्रांसपोर्टर आर इंसुलिन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर, ये इंसुलिन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर होते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर, तो ध्यान रखना दीज आर इंसुलिन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर। कहने का सिंपल सा मतलब, ये ऐसे ट्रांसपोर्टर हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन लिख दी, ऐसे ट्रांसपोर्टर हैं जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट है। बिना इंसुलिन के पर्टिकुलर ये कार्यक्रम आपको देखने को नहीं मिलेगा, मतलब बिना इंसुलिन के ग्लूट4 जो है वो काम नहीं करेंगे, और ग्लूकोज ग्लूकोज जो है वो ब्लड सर्कुलेशन से सेल्स के अंदर ट्रांसमिट नहीं हो सकता। सेम स्केलेटल मसल्स में भी आप लोगों को कार्यक्रम देखने को मिलता है। ग्लूट4 ट्रांसपोर्टर वहां पर प्रेजेंट होते हैं जहां पर आप लोगों की ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल एडिपोज टिश्यू, स्केलेटल मसल्स, वहां पर आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। अरे बात समझ में क्लियर बात है क्या? क्या न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होते हैं, क्या न्यूरॉन्स में, ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं क्या ग्लूट4? क्या लग रहा है? नहीं होते, वहां पर नहीं होते। ओके, नाउ लिसन केयरफुली। तो ये पॉइंट अपने को यहाँ पर कंसिडर करना है। अच्छा, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में मेन प्रॉब्लम क्या, बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन, और बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन तो ये प्रॉब्लम आप लोगों को इधर देखने को मिल रही है, इंसुलिन नहीं है। अच्छा, इंसुलिन अगर नहीं है तो सुनना भाई ध्यानपूर्वक, इंसुलिन जो है, इंसुलिन एक्शन क्या करता है, सुनना, इंसुलिन के एक्शन को, एक्शन का अगर डिस्कशन अपन करें, इंसुलिन के एक्शन का डिस्कशन एक बार कर लेते हैं। इंसुलिन का क्या एक्शन रहता है? इंसुलिन जो है उसकी अगर अपन बात करें, अगर इंसुलिन प्रेजेंट है, इंसुलिन प्रेजेंट है तो क्या करेगा, प्रोटीन लाइसिस जो होगा, प्रोटीन लाइसिस उसको इनिबिट करेगा, प्रोटीन लाइसिस को इनिबिट करेगा, और लाइपोलाइसिस को क्या करेगा, इनिबिट करेगा, लाइपोलाइसिस को इनिबिट करेगा। और नेक्स्ट अगर बात करें, अगर इंसुलिन प्रेजेंट है तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट अंदर की तरफ जाएगा, ग्लूकोज अंदर की तरफ जाएगा। तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर जब इंसुलिन प्रेजेंट है, इंसुलिन प्रेजेंट है तो इसका एक्शन ये होगा कि प्रोटीन लाइसिस को इनिबिट कर देगा, लाइपोलाइसिस को इनिबिट कर देगा, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होगा। लेकिन अगर बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो गई तो इस कंडीशन के अंदर जो इंसुलिन का एक्शन है वो नहीं हो पाएगा, और इंसुलिन का एक्शन नहीं हो पाएगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, प्रोटीन लाइसिस भी बढ़ जाएगा, लाइपोलाइसिस भी बढ़ जाएगा, और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म आपका रुक जाएगा। बोले तो ग्लूकोज अंदर की तरफ नहीं जाएगा, प्रोटीन का लाइसिस और लाइपोलाइसिस आपको देखने को मिलता है। तो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस की अगर बात करें तो उसके अंदर पर्टिकुलर प्रोटीन लाइसिस आपको देखने को मिलता है। टाइप 1 डायबिटीज की मेलाइटस की बात कर रहा हूँ, प्रोटीन लाइसिस आपको देखने को मिलता है, लाइपोलाइसिस आप लोगों को देखने को मिलता है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में। तो ये पॉइंट आप लोग कंसिडर करते चलना धीरे धीरे। तो ये कंडीशंस में डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में मेन प्रॉब्लम यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, मेन प्रॉब्लम यहाँ पर टिश्यू लेवल पे होती है। क्या तो ये इंसुलिन सेंसिंग रिसेप्टर्स जो आपको देखने को मिल रहे हैं इनमें कोई म्यूटेशन हो जाए, इनमें म्यूटेशन हो जाए, या ये ग्लूट4 जो आपको देखने को मिल रहे हैं इनमें क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, है ना, चेंज आपको देखने को मिले, जिसके कारण जो ग्लूकोज है वो अंदर की तरफ यहाँ पर अंदर की तरफ जाए नहीं, या पर्टिकुलर अगर बात करें इनका डिसेंसिटाइजेशन हो जाए। किसका डिसेंसिटाइजेशन? ये पर्टिकुलर इंसुलिन सेंसिंग रिसेप्टर्स जो है ये डिसेंसिटाइज हो जाए। तो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस की अगर बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, इंसुलिन रिसेप्टर्स डिसेंसिटाइजेशन, इंसुलिन रिसेप्टर्स डिसेंसिटाइजेशन, डिसेंसिटाइजेशन, इंसुलिन रिसेप्टर्स का डिसेंसिटाइजेशन आप लोगों को देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? इंसुलिन रिसेप्टर्स का डिसेंसिटाइजेशन आपको देखने को मिलता है। और ये डिसेंसिटाइजेशन के कारण जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, मतलब वो अंदर की तरफ सेल्स के अंदर ट्रांसमिट नहीं हो पाता, और उधर इंसुलिन का प्रोडक्शन ही देखने को नहीं मिल रहा। तो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस अपने जो डिस्कस किया, मैं इसमें बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में बीटा सेल का प्रोडक्शन, बीटा सेल से इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में बीटा सेल से प्रोडक्शन हो तो रहा होता है, लेकिन उसके अगेंस्ट में ऐसे कार्यक्रम देखने को मिलते हैं जैसे कि इंसुलिन सेंसिंग रिसेप्टर्स, ये ग्लूट4 इनमें म्यूटेशंस हो गए, या इसका डिसेंसिटाइजेशन हो गया। बोले तो ऐसा कार्यक्रम देखने को मिल रहा है कि इंसुलिन तो है लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा है अपना, और उसका काम क्या है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्लियर कर देना। Am I really clear or not?
इसीलिए टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के अंदर क्या हो रहा होगा, क्योंकि पर्टिकुलर ये जो प्रोटीन लाइसिस है, प्रोटीन लाइसिस तो पर्टिकुलर मतलब प्रोटीन लाइसिस, क्योंकि इंसुलिन है तो प्रोटीन लाइसिस और लाइपोलाइसिस तो डिक्रीज रहेंगे टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में, क्योंकि इंसुलिन है तो इंसुलिन अगर है तो उनका एक्शन हो रहा होगा टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में, मतलब प्रोटीन लाइसिस भी डिक्रीज रहेगा, लाइपोलाइसिस भी डिक्रीज रहेगा। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस के अंदर क्योंकि इंसुलिन है ही नहीं तो उनके अंदर प्रोटीन लाइसिस भी बढ़ जाएगा और लाइपोलाइसिस भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर बात करें टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के अंदर, तो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के अंदर कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इधर ये पर्टिकुलर डिसेंसिटाइजेशन डेवलप हो चुका है तो ग्लूकोज अंदर की तरफ नहीं जाएगा, तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म डेवलप होगा, मतलब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो आपको देखने को मिल रहा है इसमें डिस्टर्बेंस डेवलप होगा। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म विल नॉट अकर इन दिस कंडीशन, बोथ द कंडीशन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म विल नॉट अकर। लेकिन अगर अपन बात करें प्रोटीन लाइसिस की और ग्लाइकोलाइसिस की, प्रोटीन लाइसिस एंड लाइपोलाइसिस विल इंक्रीज in type 1 diabetes mellitus and protein lysis and lipolysis will not increase in type 2 diabetes mellitus. Am I clear in this statement or not? क्लियर है क्या? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। ओके, अपन आगे बढ़ते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, इनमें थोड़ा और अपन डिटेल डिस्कशन अपन कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एज की अपन ने डिस्कशन कर दिया। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अब एक बार चलें इसके अंदर, तो ध्यान रखना इसमें कोजेज क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलें एक बार, इसमें कोजेज आप लोगों को क्या देखने को मिल सकते हैं, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में कोजेज क्या क्या हो सकते हैं। तो कोजेज की अगर बात करें तो पर्टिकुलर ध्यान रखना, एक पॉइंट ध्यान रखना, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। क्या? ऑटो इम्यून, ऑटो इम्यून अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं ऑटो इम्यून डिस्ट्रैक्शन ऑफ बीटा सेल, ऑटो इम्यून डिस्ट्रैक्शन ऑफ बीटा सेल, ऑटो इम्यून डिस्ट्रैक्शन ऑफ बीटा सेल कि जो बीटा सेल्स आपको देखने को मिल रही है उनका क्या हो जाए, ऑटो इम्यून डिस्ट्रैक्शन हो जाए। मतलब बॉडी ने खुद की ऐसी पर्टिकुलर एंटीबॉडीज बना दी हैं, ऐसी पर्टिकुलर अगेंस्ट द सेल्स, मतलब एंटीबॉडीज ऐसी बना दी हैं, वो क्या कर दें, वो बीटा सेल्स को टारगेट कर दे और बीटा सेल्स को क्या कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, तो उनको ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल के नाम से अपन जानते हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर चलें तो एक पर्टिकुलर कंडीशन अपने को ध्यान रखनी है, दैट इज नोन एज बीएसए। बीएसए की अगर बात करें तो इसको बोलते हैं बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन। क्या बोलते हैं इसको? बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन के नाम से अपन जानते हैं। बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन की अगर अपन बात करें तो ये पॉइंट अगर डिस्कस करें, ऐसा बच्चा जिसको अपन ने क्या, मम्मी ने फीड नहीं करवाया, बोले तो ब्रेस्ट फीड नहीं करवाया, और फीड नहीं करवाया, ब्रेस्ट फीड नहीं करवाया, तो काउ मिल्क उसको दिया गया। क्या दिया गया? काउ मिल्क दिया गया। और काउ मिल्क अगर दिया गया तो उसमें बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन आपको देखने को मिलता है, और वो बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन जो है काउ मिल्क के कारण वो वहां से इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है, और एब्जॉर्ब होने के बाद ये पर्टिकुलर जो है, अगर अपन बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन की बात करें तो ये फॉरेन प्रोटीन कंसिडर करते हैं बॉडी, और फॉरेन प्रोटीन होता है वो बीटा सेल्स होती है, बीटा सेल्स उनको क्या करता है, टारगेट करता है, उस बीटा सेल्स को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके कारण आप लोगों का टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस देखने को मिलता है। बोले तो ऑटो इम्यून डिस्ट्रैक्शन हो जाए बीटा सेल्स का। बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन है, ये बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन है, ये अगर अपन बात करें तो हीट शॉक प्रोटीन की तरह ये पर्टिकुलर काम करेगा, और वो पर्टिकुलर जो हीट शॉक प्रोटीन उनको टारगेट कर देगा, ये हीट शॉक प्रोटीन को टारगेट कर देगा, जो कि कहां पर प्रेजेंट आपको देखने को मिलते हैं, पेनक्रियाज की बीटा सेल्स के ऊपर देखने को मिलते हैं, उनको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये पॉइंट आप इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते हैं। तो ये बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन हो गया एक, और अगर अपन इसके अंदर डिस्कस करना चाहें तो ध्यान रखना जेनेटिक फैक्टर्स। क्या ध्यान रखना? जेनेटिक फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स। और जेनेटिक फैक्टर्स की अगर ध्यान रखना पड़े तो जस्ट रिमेंबर HLA, HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। और HLA की अगर बात करें तो जस्ट रिमेंबर वन थिंग, क्या इसके अंदर क्या, DR4 याद रखना। क्या याद रखना? DR4। जेनेटिक फैक्टर्स DR4 जो आपको देखने को मिल रहा है, इसके अंदर म्यूटेशन अगर डेवलप होते हैं तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस आप लोगों को देखने को मिल सकता है। क्लियर बात है क्या? ओके, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट, वन मोर थिंग यू हैव टू लर्न अबाउट टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, दैट वायरल इन्फेक्शंस। क्या? वायरल इन्फेक्शंस के कारण भी टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस आपको देखने को मिलता है। जैसे कि अगर बात करें मीजल्स, क्या मीजल्स की बात कर सकते हो, मम्स की बात कर सकते हो। नेक्स्ट CMV, CMV मीजल्स मम्स तो सुना होगा। CMV का क्या मतलब होता है? साइटोमेगालो वायरस। CMV का क्या मतलब होता है? साइटोमेगालो वायरस। एंड इवन दो यू कैन कंसिडर एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स एज वेल। क्या कंसिडर कर सकते हो? एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स,
एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स आप लोग कंसिडर कर सकते हो। दीज ऑल आर द कॉजेज ऑफ टाइप 1 डायबिटीज मिलाइटस। इट मीन्स दे आर टारगेटिंग द बीटा सेल्स। बीटा सेल्स आर डिस्ट्रॉयड इन दिस कंडीशंस, इन ऑल दीज कंडीशन। ये सारे के सारे कॉजेज जो मैंने लिखे, इन सारे कॉजेज के अगर बात करें, इसमें टाइप 1 डायबिटीज मिलाइटस में टाइप 1 डायबिटीज मिलाइटस हो रहा होगा, और इसके अंदर आप लोगों की जो सेल्स देखने को मिल रही है, कौन सी, बीटा सेल्स, वो बीटा सेल्स टारगेट होंगी, बीटा सेल्स क्या हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी। तो इस तो ये कंडीशन जो होती है, इसको टाइप 1 डायबिटीज मिलाइटस के नाम से अपन जानते हैं। जनरली बच्चों के अंदर आपको देखने को मिलता है, 11 से 13 साल के अंदर पर्टिकुलर ये देखने को मिलता है। क्लियर बात है क्या इतनी? एम आई क्लियर और नॉट? ओके। अगर अपन बात करें टाइप 1 डायबिटीज मिलाइटिस में, और अगर स्पेसिफिकली अगर अपन चलना चाहें तो सुनना भाई ध्यान पूर्वक, क्या सीवियर सिम्टम्स अकर, इस कंडीशन में क्या सीवियर सिम्टम्स, सीवियर सिम्टम्स अकर, सीवियर सिम्टम्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और सीवियर सिम्टम्स की अगर बात करें तो जस्ट रिमेंबर 3P, 3P साइंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। 3P साइंस क्या होते हैं? 3P साइंस जो कि इसके अंदर देखने को मिलते हैं। अगर अपन डिस्कस करें टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में, आई विल टेल यू कैसे कैसे हो रहे होंगे, पर अभी सुनते जाना 3P साइन कौन कौन से। एक तो आपको देखने को मिलता है पोलीयूरिया। क्या देखने को मिलता है? पोलीयूरिया। पोलीयूरिया इस कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है, जिसके अंदर पोलीयूरिया की कंडीशन 3P का मतलब एक तो हो गया पोलीयूरिया। पोलीयूरिया का मतलब यूरिनरी आउटपुट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, यूरिनरी आउटपुट बढ़ जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करें इस कंडीशन के अंदर आपको देखने को मिलता है पोलीडिप्सिया। क्या देखने को मिल रहा है? पोलीडिप्सिया। पोलीडिप्सिया, पोलीडिप्सिया की अगर अपन बात करें, पोलीडिप्सिया का मतलब होता है प्यास का ज्यादा लगना, तो एक्सेसिव थ्रस्ट आपको देखने को मिलती है। पोलीडिप्सिया की अगर बात करें, अगर मैं जनरल थोड़ा सा बताऊं, तो हाइपरग्लाइसीमिया इन कंडीशंस में देखने को मिल रहा है। हाइपरग्लाइसीमिया के कारण ऑस्मोलैलिटी ज्यादा होती है, और वो ऑस्मोलैलिटी ज्यादा जो देखने को मिल रही है वो प्रेजेंट हाइपोथैलेमस में ऑस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उनको स्टिमुलेट करता है। और वो ऑस्मोलैलिटी जो बढ़ी हुई है, ऑस्मो रिसेप्टर्स के स्टिमुलेशन के कारण आपका थर्स्ट मैकेनिज्म स्टिमुलेट होता है, थर्स्ट देखने को मिलती है। पॉलीयूरिया का मैं कॉन्सेप्ट दे देता हूं आपको, अभी मैं पूरी पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन अभी थोड़ा शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से सुन लो। हाइपरग्लाइसीमिया है, ये जो ग्लोमेरुलस आपको देखने को मिल रहा है, उस ग्लोमेरुलस के अंदर भी ग्लूकोज ज्यादा जा रहा होगा, और ग्लूकोज वहां पर ज्यादा जा रहा होगा, तो ऑस्मोटिक डायूरेसिस का कॉन्सेप्ट लगेगा। ऑस्मोटिक डायूरेसिस के अंदर होगा क्या? पानी जो आसपास की सेल्स में प्रेजेंट है वो सारा का सारा निकल कर कहाँ जाएगा? नेफ्रॉन ट्यूब के अंदर आ जाएगा, और फिर पर्टिकुलर आप लोगों को पोलीयूरिया की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। पोलीयूरिया में यूरिनरी आउटपुट बढ़ जाएगी। और नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर चलें तो 3P के अंदर एक P जो होता है उसको मतलब ध्यान रखना, पोलीफेजिया। क्या ध्यान रखना? पोलीफेजिया। तो ये 3P साइन, पोलीफेजिया का मतलब होता है भूख का ज्यादा लगना, एक्सेसिव ईटिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में। तो ये पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया, ये सीवियर सिम्टम्स आपको टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में आपको ज्यादातर देखने को मिलते हैं। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस की अगर बात करें तो दीज आर लेस कॉमन, दीज आर लेस कॉमन, मतलब देखने को मिलते हैं पर सीवियरिटी कम होती है, तो लेस कॉमन आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। क्लियर बात है क्या? मतलब लेस सीवियर आप लोग बोल सकते हो, ज्यादा एक्यूरेटली क्या बोल सकते हो? लेस सीवियर, लेस सीवियर, लेस सीवियर आप लोग बोल सकते हो। उधर सीवियरिटी आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलती है, तो ये कंडीशन आप ध्यान रखना, लेस सीवियर। चलो भाई थोड़ा आगे अपन बढ़ते हैं। तो ये अपन ने इसमें साइंस जो देखने को मिलते हैं उनका अपन ने डिस्कशन कर दिया इसके अंदर। क्लियर बात? ओके। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते हैं। ये जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस आपको देखने को मिल रहा है, इस टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के एक बार कोजेज अपन डिस्कस करते हैं। किसके कोजेज डिस्कस कर रहे हैं हम? अब टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के कोजेज अपन डिस्कस कर रहे हैं। कोजेज, इसके कोजेज डिस्कस कर लेते हैं एक बार। कोजेज, तो कोजेज एक बार चलते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में। सुनना भाई ध्यानपूर्वक बात इधर। अगर अपन बात करें फैमिली हिस्ट्री, पहला पॉइंट ध्यान रखना, फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री कैन कंट्रीब्यूट, फैमिली हिस्ट्री कैन कंट्रीब्यूट टू टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। देखो एग्जैक्ट कोज तो है नहीं, तो एग्जैक्ट कोज इज अननोन, ध्यान देना, एग्जैक्ट कोज इज अननोन, अननोन। तो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस का एग्जैक्ट कॉज तो है नहीं, बट दे आर रिस्क फैक्टर्स, और वो रिस्क फैक्टर्स मैं सारे के सारे लिख रहा हूं कि ये ऐसे ऐसे हो सकते हैं जिनके कारण टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस डेवलप हो रहा हो। तो एक अपन ने लिख दिया क्या? फैमिली हिस्ट्री लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सीडेंट्री लाइफ स्टाइल। क्या? सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल। देखना सीडेंट्री लिखा है, सेकेंडरी नहीं लिखा है, सीडेंट्री लिखा है, सीडेंट्री, सेकेंडरी नहीं लिखा है। तो सीडेंट्री लाइफ स्टाइल की अगर अपन बात करें, कोई आरामदायक जीवन, बोले तो वेस्टर्न कंट्रीज में बोले तो अपन क्या करें,
बढ़िया एसी के अंदर खाना पिया खाया फुल, बर्गर वगैरह ऑर्डर किया, पिज्जा वगैरह ऑर्डर किया, फुल क्या किया, खाया पिया, ठीक है। और खाने पीने के बाद क्या, खाने खाने पीने के बाद क्या, एसी चलाया और फुल पूरी तरीके से क्या हो गया, अपन सो गए, ठीक है। तो वो सीडेंटरी लाइफ स्टाइल, आरामदायक जीवन, बोले तो जेठालाल का जो जीवन, जेठालाल का जीवन ऐसा। तो ऐसा अगर देखने को मिले तो उस कंडीशन के अंदर सीडेंटरी लाइफ स्टाइल अपन बोलते हैं, ठीक बात है क्या। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। इसके बाद लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, क्या, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। और लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज की अगर अपन बात करें, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, ध्यान देना, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज नहीं कर रहा, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहा, मतलब गार्डन वगैरह के अंदर नहीं जा रहा घूमने के लिए, जल्दी नहीं उठ रहा। तो फिजिकल एक्सरसाइज अगर नहीं कर रहा हो तो उस कंडीशन के अंदर भी एक पर्टिकुलर पर्सन रिस्क पे रहेगा टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस डेवलप होने के। नेक्स्ट पर्टिकुलर सीडेंटरी लाइफ स्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी का लैक होना, ये अपन कंसिडर साथ में करके चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ओबेसिटी, क्या, ओबेसिटी, ओबेसिटी। और ओबेसिटी की अगर बात करें, ओबेसिटी की अगर बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, ओबेसिटी की अगर बात करें तो ओबेसिटी का मैं रीजन बता देता हूं आपको। ओबेसिटी के अंदर जो इंसुलिन सेंसिंग रिसेप्टर्स होते हैं, इनका डिसेंसिटाइजेशन डेवलप होता है, क्योंकि ओबेसिटी में एडिपोज टिश्यू ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएंगे, क्या चीज, एडिपोज टिश्यू। और एडिपोज टिश्यू अगर ज्यादा एक्यूमुलेट हो गए तो इंसुलिन सेंसिंग रिसेप्टर्स जो होंगे ये क्या हो जाएंगे, ओबेसिटी की कंडीशन में डिसेंसिटाइज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, डिसेंसिटाइज हो जाएंगे, डिसेंसिटाइज। और अगर ये डिसेंसिटाइज आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ये डिसेंसिटाइज अगर देखने को मिल रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर अपन मान के चलेंगे कि इस पर्टिकुलर पर्सन में क्या हो जाएगा, डिसेंसिटाइजेशन अगर हो गया तो उस कंडीशन के अंदर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस आप लोगों को देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऊपर इंसुलिन रिसेप्टर डिसेंसिटाइजेशन लिखा है। तो ये पर्टिकुलर रीजन है, अपन बोलते रहते हैं ओबेसिटी टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस को कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन अपने को पता नहीं होता एग्जैक्ट रीजन, ये है रीजन, इधर डिसेंसिटाइजेशन डेवलप होता है। क्लियर बात है क्या, ओके। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं, इसके अंदर और थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस में। तो कुछ पॉइंट तो ये अपन ने डिस्कस करे, और पॉइंट अगर अपन डिस्कस करें इसके अंदर तो ध्यान रखना, हाई फैटी डाइट, क्या ध्यान रखना, हाई फैटी डाइट, हाई फैटी डाइट आप लोग ध्यान रख सकते हो, क्या ध्यान रख सकते हो, हाई फैटी डाइट, हाई फैटी मील्स ले रहा है, हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट ले रहा है, हाँ, दाल बाटी चूरमा बढ़िया फुल तरीके से ले रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर डेवलप हो सकता है। तो ये पर्टिकुलर कुछ फैक्टर्स आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। एक कंडीशन और आप लोगों को इसके अंदर याद करनी है, और वो जो कंडीशन है उसको अपन बोलते हैं दैट इज नोन एज मेटाबॉलिक सिंड्रोम। किस नाम से जानते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो एक कंडीशन और कंसीडर करना, दैट इज नोन एज मेटाबॉलिक सिंड्रोम। और ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो आपको देखने को मिल रहा है, इसको अपने एक नाम से और जानते हैं, किस नाम से जानते हैं इसको, ऑल्सो नोन एज सिंड्रोम एक्स, ऑल्सो नोन एज सिंड्रोम एक्स। इसको सिंड्रोम एक्स के नाम से भी अपन जानते हैं, तो इसको ऑल्सो नोन एज सिंड्रोम एक्स। अब मेटाबॉलिक सिंड्रोम की अगर बात करें, इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या क्या चीजें देखने को मिलती है उसका पॉइंट में डिस्कस कर देता हूँ। इधर स्टार मार्क लगा रहा हूँ, इधर स्टार मार्क लगा रहा हूँ कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंदर क्या क्या चीजें, क्योंकि सिंड्रोम का मतलब ये होगा कि इसके अंदर ग्रुप के अंदर आप लोगों को साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, क्या क्या चीजें देखने को मिलती है मेटाबॉलिक सिंड्रोम या फिर सिंड्रोम एक्स के अंदर, तो डिस्कस कर रहा हूँ। पहला पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान रखना, ओबेसिटी, क्या, ओबेसिटी। ये मतलब मैं 5 चीजें बता रहा हूँ, ये पांचों की पांचों क्या कर सकती है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस का एक रिस्क फैक्टर हो सकती है। तो ओबेसिटी पर्टिकुलर ध्यान रखना। नेक्स्ट हाइपर टेंशन ध्यान रखना, नेक्स्ट क्या ध्यान रखोगे, हाइपर टेंशन। थर्ड पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखना, हाइपरग्लाइसीमिया, क्या ध्यान रखोगे, हाइपरग्लाइसीमिया। तो हाइपरग्लाइसीमिया इसके अंदर ध्यान रखना। तो ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, हाइपरग्लाइसीमिया, ये पॉइंट ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलें तो हाई फैटी डाइट, क्या, हाई फैटी डाइट, हाई फैटी डाइट ध्यान रखना। और हाई फैटी डाइट के साथ में क्या ध्यान रखना, हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट, हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट। तो हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट भी इसके अंदर आप लोग ध्यान रख सकते हो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंदर। और पांचवा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है, दैट इज लो एचडीएल, लो एचडीएल, लो एचडीएल। एचडीएल को बोलते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। बताओ एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, बताओ एचडीएल गुड या बैड, एचडीएल इज गुड कोलेस्ट्रॉल। लेकिन एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल है, लेकिन इस गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या देखने को मिल रहा है, कम देखने को मिल रहा है। तो 5 चीजें ध्यान रखना, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, हाइपरग्लाइसीमिया, हाई फैटी डाइट एज वेल एज हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट, इवन लो एचडीएल, ये जो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। दिस मेटाबॉलिक सिंड्रोम इज द रिस्क फैक्टर ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। एम आई रियली क्लियर और नॉट,
क्लियर है क्या? तो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस की बात कर रहे हैं, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस की एक बार बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं ग्रीन कलर से स्टार मार्क पॉइंट लिख देता हूँ, ये कोजेज अपन ने दोनों में डिस्कस कर लिए। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस का एक कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलता है, स्टार मार्क पॉइंट लिखना इधर। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस का क्या देखने को मिलता है? कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलता है। और टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस का क्या कॉम्प्लिकेशन होता है? ध्यानपूर्वक बात सुनना। इसका कॉम्प्लिकेशन होता है डीकेए। क्या? डीकेए। डीके क्या होता है? डीके इसको बोलते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। क्या बोलते हैं इसको? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। कहने का ये मतलब कोई पर्सन था, वो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस से सफर कर रहा था। किससे? टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस से, जहां पर इंसुलिन का प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। और मैंने आपके सामने डिस्कस करा है, अगर कोई टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस से सफर कर रहा है तो उस पर्सन के अंदर लाइपोलाइसिस आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने डिस्कस कर दिया पूरा। तो उसके अंदर टाइप ये लाइपोलाइसिस होगा, और लाइपोलाइसिस इतना तेज रफ्तार से आप लोगों को देखने को मिलता है। वहां पर पर्टिकुलर आपको क्या देखने को मिलेंगे? उसमें पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है फैट का लीवर के अंदर, उसके कारण कीटोन बॉडीज बनती है। तो एक पर्सन टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस से सफर कर रहा था, उसमें कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन आपको देखने को मिला। और कीटोन बॉडीज का नेचर एसिडिक होता है। कैसा नेचर होता है? एसिडिक होता है। तो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस का पर्सन, कीटोन बॉडीज का उसके अंदर फॉर्मेशन हुआ, एसिडिक नेचर होता है। तो डी के पर्टिकुलर इस कंडीशन को अपन जानते हैं। अच्छा, ये डी के टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस के अंदर कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के अंदर भी हो सकता है, लेकिन ट्रिगरिंग फैक्टर्स पर्टिकुलर चाहिए, जैसे सीवियर स्ट्रेस हो गया, इन्फेक्शंस वगैरह की कंडीशन हो गई। आ रही बात समझ में? उस कंडीशंस के अंदर देखने को मिल सकता है। पर मोर कॉमन कॉम्प्लिकेशन किसका है? टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस का। फिर अगर बात करें टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करें, तो इसका भी कॉम्प्लिकेशन अपन डिस्कस कर देते हैं। इसका कॉम्प्लिकेशन जो आपको देखने को मिलता है उसकी अगर अपन बात करें, तो उसको अपन जानते हैं, दैट इज नोन एज HHS। HHS अगर अपन बात करें तो इसको क्या बोलते हैं? या HHS भी बोलते हैं, या फिर इसको एक नाम से और जानते हैं, HHNS। HHNS। तो HHS या HHNS का क्या मतलब होता है? हाइपर ऑस्मोलर हाइपर ग्लाइसेमिक नॉन कीटोटिक सिंड्रोम। क्लियर बात है क्या? वापिस सुन लो, लिख देता हूं, सुनना। हाइपरग्लाइसिमिक 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 हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक नॉन कीटोटिक सिंड्रोम। नॉन कीटोटिक सिंड्रोम तो ये बोलते हैं हाइपर ऑस्मोलर या हाइपरग्लाइसेमिक। हाइपर ऑस्मोलर कैसे भी कंसीडर कर लो, हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ऑस्मोलर, क्योंकि ग्लूकोज एक्सेस देखने को मिला, उसमें हाइपर ऑस्मोलैलिटी देखने को मिलती है, इंक्रीज ऑस्मोलैलिटी देखने को मिलती है। तो हाइपर ऑस्मोलर और हाइपरग्लाइसीमिया के कारण देखने को मिलती है। लेकिन इस कंडीशन में टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में ध्यानपूर्वक बात सुनना, मैंने डिस्कस कर दिया था कि लाइपोलाइसिस आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने डिस्कस किया था कि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में लाइपोलाइसिस देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इंसुलिन तो है, वो इंसुलिन जो है वो लाइपोलाइसिस को तो बढ़ाएगा नहीं, लेकिन वो जो इंसुलिन जो है, मतलब इंसुलिन इसके अंदर है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट को मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करेगा। तो इंसुलिन है वो लाइपोलाइसिस को बढ़ाएगा नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर आप लोगों का लाइपोलाइसिस नहीं बढ़ेगा। तो नॉन कीटोटिक सिंड्रोम इसके अंदर डेवलप होता है। बोले तो कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन नहीं होता है। हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशंस तो है, हाइपरओस्मोलर कंडीशन तो है, लेकिन यहाँ पर कीटोन बॉडीज का आपको डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो इसको हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरओस्मोलर नॉन कीटोटिक सिंड्रोम के नाम से अपन जानते हैं। ये पॉइंट इधर पर्टिकुलर ध्यान रखना, इसी से अपन उठा रहे हैं। वापिस रिपीट कर देता हूं, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस के अंदर क्योंकि इंसुलिन नहीं है, तो लाइपोलाइसिस भी होगा, प्रोटीन लाइसिस भी होगा, और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब होगा। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस की अगर बात करें, क्योंकि इंसुलिन का प्रोडक्शन उसके अंदर हो रहा है, तो इंसुलिन का प्रोडक्शन अगर होगा तो लाइपोलाइसिस उसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा, प्रोटीन लाइसिस भी उसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म अल्टर्ड उसमें भी रहेगा। तो दोनों में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म अल्टर्ड रहता है। तो ये टाइप 1 और टाइप 2 की मैं बार बार बात कर रहा हूँ। क्लियर बात है क्या? तो ये कंडीशंस आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये कुछ अपन ने स्पेशल पूरे पॉइंट इसके अंदर अपन ने डिस्कस कर दिए। अच्छा, अब चलते हैं, ये प्राइमरी डायबिटीज मेलाइटस को थोड़ा साइड में रखते हैं, इसको थोड़ा साइड में रखते हैं। अब चलते हैं अपन सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस है। अपन ने इनको कंप्लीट ही कर लिया पूरी तरीके से। क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। थोड़ा तो मैनेजमेंट वगैरह और साइन एंड सिम्टम्स वगैरह सारे पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे। तो ये पॉइंट अपना इतना अभी तक हो गया। अब सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस के ऊपर चलते हैं। किस पे चलते हैं? सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस पे। तो सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस एक बार हेडिंग लगा दो, ये सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस हेडिंग लगा दो। और इस सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस को मैं इस जगह पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है कि ये कोना थोड़ा सा बचा हुआ है, थोड़ा सा बच रहा है, थोड़ा सुंदर सा नहीं लग रहा, तो इसको भी भर देते हैं।
तो टाइप 2 डायबिटीज, ये सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस पे आ जाओ। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस को अपन ने कंप्लीट कर लिया। अच्छा, अगर बात करें इस कंडीशन के अंदर तो डिसऑर्डर्स देखने को मिल रहे हैं या कुछ और चीजें हैं और कोई प्रॉब्लम है? मेन इंसुलिन वगैरह के इधर नहीं है पर्टिकुलर, लेकिन मतलब मेन इंसुलिन के प्रोडक्शन में या इंसुलिन के एक्शन में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन और कोई बॉडी में बीमारियां हो गई या और कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण ये चीज डेवलप हो रही है। अच्छा, क्या क्या प्रॉब्लम्स आप लोगों को देखने को मिल सकती है? जैसे कि अगर बात करें, सुनना भाई ध्यानपूर्वक, इसके कोजेज की अगर बात करें तो कोजेज सुन लेना। इसके कोजेज की अगर बात करें तो पहला पॉइंट तो ध्यान रखना 3P, इधर भी 3P ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना? 3P। क्या ध्यान रखना? कोजेज में 3P कहां से आ गया सर? अभी मैं बताता हूँ 3P कैसे आ गया कोजेज में। एक तो ध्यान रखना पेनक्रियाटिक ट्यूमर। क्या ध्यान रखना? पेनक्रियाटिक ट्यूमर, पेनक्रियाटिक ट्यूमर। और ये पेनक्रियाटिक ट्यूमर की अगर अपन बात करें, ये ऐसा ट्यूमर है जो कि नॉन फंक्शनल ट्यूमर है। कैसा ट्यूमर है? नॉन फंक्शनल ट्यूमर। ध्यान देना भाई, ये ट्यूमर ऐसा है जो नॉन फंक्शनल ट्यूमर है, नॉन फंक्शनल। और ये नॉन फंक्शनल ट्यूमर जो है, सुनना ध्यानपूर्वक बात, ये इंसुलिन के प्रोडक्शन को नहीं होने देगा। किसके प्रोडक्शन को नहीं होने देगा? इंसुलिन प्रोडक्शन। इंसुलिन प्रोडक्शन, इंसुलिन प्रोडक्शन जो आपको देखने को मिला है, इंसुलिन प्रोडक्शन को क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। तो इस कंडीशन को पेनक्रियाटिक ट्यूमर के नाम से जानते हैं। अगर पेनक्रियाज में कोई ट्यूमर हो गया और वो जो इंसुलिन जो प्रोड्यूस करने वाली बीटा सेल्स उनको क्या कर रहा है? सप्रेस कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है और इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होने दे रहा, तो उस कंडीशन के अंदर ये आपको देखने को मिलता है। एक तो पेनक्रियाटिक ट्यूमर हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें तो कंडीशन ध्यान रखना पेनक्रिएटाइटिस। क्या ध्यान रखना? पेनक्रिएटाइटिस, 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 पेनक्रिएटाइटिस। पेनक्रिएटाइटिस को अपन बोलते हैं दैट इज नोन एज इन्फ्लामेशन ऑफ द पेनक्रियास, इन्फ्लामेशन ऑफ द पेनक्रियास। देखा, नॉर्मल इंसुलिन प्रोडक्शन की अगर बात करूं, सुनना ध्यानपूर्वक बात, नॉर्मल इंसुलिन, नॉर्मल इंसुलिन प्रोडक्शन की अगर बात करूं, नॉर्मल इंसुलिन प्रोडक्शन, क्योंकि बीटा सेल से होता है ना नॉर्मल इंसुलिन प्रोडक्शन। अगर अपन बात करें ये बीटा एड्रिनर्जिक स्टिमुलेशन के कारण, किसके कारण? बीटा एड्रिनर्जिक स्टिमुलेशन के कारण। बीटा एड्रिनर्जिक स्टिमुलेशन मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में को स्टिमुलेट कर दो, बीटा रिसेप्टर्स जो होंगे वो स्टिमुलेट होंगे, तो उसके कारण अगर स्टिमुलेट बीटा एड्रिनर्जिक स्टिमुलेशन आपको देखने को मिलता है तो बीटा सेल्स जो होंगी, बीटा सेल्स, बीटा सेल्स डीपोलराइज होंगी या बीटा सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। इस कंडीशन में बीटा सेल्स का क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्शन होगा। और बीटा सेल्स का कॉन्ट्रैक्शन अगर होगा तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा आपको? ध्यानपूर्वक बात सुनना, इंसुलिन रिलीज देखने को मिलेगा, इंसुलिन रिलीज। तो नॉर्मल में आपको बता रहा हूं, नॉर्मल कि पेनक्रियाज की बीटा सेल से इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है। नॉर्मल क्या होता है कि बीटा एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन अपन ने क्या, बीटा एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट, बीटा रिसेप्टर्स पे एड्रेलिन नोरेड्रेलिन कंबाइन करा। बीटा रिसेप्टर्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं? बीटा रिसेप्टर्स यहां पर भी प्रेजेंट होते हैं बीटा सेल्स के अंदर। और जैसे कंबाइन हुआ तो जो बीटा सेल्स है वो डीपोलराइजिंग स्टेट में आएगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो अंदर इंसुलिन जो प्रेजेंट है उस इंसुलिन को रिलीज कर देगी। तो ये नॉर्मल है। लेकिन पेनक्रिएटाइटिस की कंडीशन ऐसी हो गई जहां पर इन्फ्लामेशन आपको देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है इस कंडीशन में? इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन अगर देखने को मिल रहा है तो उस कंडीशन में बीटा एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, बीटा सेल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, इंसुलिन रिलीज नहीं हो सकता। तो सारे क्रॉस कर दो। पेनक्रिएटाइटिस की कंडीशन के अंदर अगर अपन बात करें बीटा एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन आप लोगों को उस कंडीशन के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। बीटा सेल, सिंपल बात है, अगर इधर पेनक्रिएटाइटिस चल रहा है, इन्फ्लामेशन चल रहा है, तो बीटा सेल्स के जो ऊपर प्रेजेंट जो बीटा रिसेप्टर्स हैं पर्टिकुलर, वो अच्छी तरीके से फंक्शनल नहीं होंगे, तो मतलब उसके साथ कंबाइन नहीं कर सकता एड्रेनलिन और एड्रेनलिन। तो उस कंडीशन के अंदर ये पॉइंट आप ध्यान रखना, बीटा सेल का कॉन्ट्रैक्शन ना होकर इंसुलिन रिलीज नहीं हो सकता है। तो 2 पॉइंट हो गए, एक तो पेनक्रियाटिक ट्यूमर, एक पेनक्रिएटाइटिस। ओके, नेक्स्ट पर्टिकुलर 3P की अगर बात करें तो एक पॉइंट ध्यान रखना, पेनक्रिएक्टोमी, पेनक्रिएटेक्टोमी, पेनक्रिएटेक्टोमी, पेनक्रिएटेक्टोमी। पेनक्रिएटेक्टोमी की अगर बात करें तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ पेनक्रियाज। क्या कर दिया? सर्जिकल रिमूवल कर दिया पेनक्रियाज का। और पेनक्रियाज का अगर सर्जिकल रिमूवल कर दिया तो पेनक्रियाज की सेल्स भी गई, बीटा सेल्स भी गई, इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो 3P, पेनक्रिएटिक ट्यूमर, पेनक्रिएटाइटिस एंड पेनक्रिएक्टोमी। क्लियर बात है क्या इतनी? अच्छा, और भी कुछ कंडीशंस हो सकती हैं क्या? और भी कुछ कोजेज हो सकते हैं? बिल्कुल कोजेज हो सकते हैं। कैसे कोजेज? सुनना भाई ध्यानपूर्वक बात। एक कोजेज लिखना हाइपरथायरॉयडिज्म। सर पढ़ा दिया आपने, बताया था, बिल्कुल बताया था, याद आ रहा है ऐसा कुछ, हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म की अगर बात करें तो T3 T4 का लेवल एक्सेस होता है, और T3 T4 का लेवल एक्सेस ग्लाइकोजिनोलाइसिस ग्लूकोनियोजेनेसिस को क्या करता है? बढ़ा देता है। आधी बात समझ, वो बढ़ेगा तो उस कंडीशन के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया डेवलप होगा। हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन के अंदर भी सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस आपको देखने को मिल सकता है।
और कोई कंडीशन अपन डिस्कस करें तो कुसिंग्स, कुसिंग सिंड्रोम, क्या कुसिंग, कुसिंग, ये कुसिंग्स भी अपन पढ़ने वाले हैं। तो कुसिंग सिंड्रोम, कुसिंग सिंड्रोम जो है हाइपर कोर्टिसोलिज्म जैसी कंडीशन है। हाइपर कोर्टिसोलिज्म, कोर्टिसोल का लेवल आप लोगों को इसके अंदर ज्यादा देखने को मिलता है कुसिंग सिंड्रोम के अंदर। तो ये पॉइंट भी अपन इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और कोर्टिसोल का जो लेवल जो है, जैसे ग्रोथ हार्मोन हो गया, कोर्टिसोल हो गया, थायराइड हार्मोन्स हो गए, ये इनको अपन डायबेटोजेनिक हार्मोन के नाम से जानते हैं। ये जो है ये डायबेटोजेनिक हार्मोन्स है, मतलब हाइपरग्लाइसीमिया करने वाले हैं। तो कुसिंग सिंड्रोम के अंदर कोर्टिसोल की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और वो एक डायबेटोजेनिक हार्मोन होता है, बोले तो हाइपरग्लाइसीमिया कोज करता है। और कौन कौन से ग्रोथ हार्मोन हो गए, थायराइड हार्मोन्स हो गए, ये हो गया। क्लियर बात है क्या? तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलें। और भी कुछ कोज हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। क्या हो सकता है? एक्सेसिव 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 पेरेंटल न्यूट्रिशन। क्या? एक्सेसिव पेरेंटल न्यूट्रिशन, एक्सेसिव पेरेंटल न्यूट्रिशन। तो एक्सेसिव पेरेंटल न्यूट्रिशन की अगर बात अपन करें तो पेरेंटल न्यूट्रिशन अपन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? पेरेंटल न्यूट्रिशन दे रहे हैं, पेरेंटल न्यूट्रिशन। अगर उसकी अगर अपन बात करें तो उसके अंदर ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज, क्योंकि फुलफिल करने के लिए, डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए। तो उसके अंदर अगर एक्सेस के अंदर पेरेंटल न्यूट्रिशन दे दें अपन, तो उस कंडीशन के अंदर भी ये चीज डेवलप हो सकती है, हाइपरग्लाइसीमिक रिएक्शंस डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट पर्टिकुलर जैसे बात करें, पेरिटोनियल डायलिसिस चल रहा है किसी पर्सन का, क्या पेरिटोनियल डायलिसिस? तो पेरिटोनियल डायलिसिस की अगर बात करें, वहां पर भी पर्टिकुलर अपन क्या करते हैं? ग्लूकोज को ऐड करते हैं। लेकिन पेरिटोनियल डायलिसिस में अगर ग्लूकोज को ऐड करें तो हाइपरग्लाइसीमिया वहां पर भी डेवलप हो सकता है। आधी बात समझ। इसीलिए पेरिटोनियल डायलिसिस में कई बार जो डायबिटीज मेलाइटस वाले पर्सन सफर कर रहे होते हैं, डायबिटीज मेलाइटस वाले पर्सन, उनमें अपन क्या करते हैं? उनके अंदर इंसुलिन को पहले से अपन एडमिनिस्टर कर देते हैं। तो जो पेरिटोनियल डायलिसिस का जो सॉल्यूशन अपन इस्तेमाल करते हैं उसमें क्या कर देते हैं? इंसुलिन को इस्तेमाल कर लेते हैं, इंसुलिन को एडमिनिस्टर कर देते हैं कि उसमें हाइपरग्लाइसीमिया डेवलप ना हो। तो ये जो सारे के सारे पॉइंट अपन ने डिस्कस करें, ये सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस के, सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस इनके कारण आप लोगों को देखने को मिल सकता है। एम आई क्लियर और नॉट अप टू नाउ? क्या क्या डिस्कस कर लिया? इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर दी, क्लासिफिकेशन पे गए जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के बारे में डिस्कस करा। प्राइमरी को भी दो प्रकार से, टाइप 1, टाइप 2। नेक्स्ट ये सेकेंडरी के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के बारे में डिस्कस अपन ने कर दिया। एम आई रियली क्लियर अप टू नाउ और नॉट? अगर इतना क्लियर है, इटियोलॉजी अपन ने डिस्कस कर दी है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चल रहा हूं मैं, दैट इज द पैथोफिजियोलॉजी। बढ़े आगे, चले, पानी पी लो। ओके, ये बोतल देख कर तो मुझे एक इशारी याद आती है। कौन सी? कि पानी पीना है तो गिलास से पियो, पानी पीना है तो गिलास से पियो, बिस्लरी की बोतल में क्या रखा है? कि पानी पीना है तो गिलास से पियो, बिस्लरी की बोतल में क्या रखा है? और प्यार करना है तो ARNC से करो, इन पापा की परियों में क्या रखा है? आ रही क्या बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं, पैथोफिजियोलॉजी पे चलते हैं। समझ में आ रहा है क्या भाई? ऊपर से तो नहीं जा रहा? चलो भाई, आज तो क्लास थोड़ी लंबी सी लग रही है मुझे, कि लंबी होगी ये क्लास। कोई नहीं, क्लास को बने देखते रहो, बस सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स के सारे क्लियर हो जाएंगे A to Z। चलो आगे बढ़ते हैं, एक बार करें स्टार्ट। पैथोफिजियोलॉजी पे आ जाओ, क्या जाओ? पैथोफिजियोलॉजी के ऊपर आ जाओ। पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी के ऊपर आ जाते हैं एक बार। और पैथोफिजियोलॉजी की अगर बात करें तो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस की अलग से पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते हैं, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस की अलग से पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते हैं। लेकिन अपन जैसे स्टार्ट करते हैं करें एक बार स्टार्ट। जैसे टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस की अगर बात करें तो ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स, ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स। टाइप 1 की बात कर रहा हूँ भाई, किसकी बात कर रहा हूँ? टाइप 1 की बात कर रहा हूँ, टाइप 1 की, टाइप 1 की।
तो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स अपन ने डिस्कस कर लिए थे, वायरल इन्फेक्शंस हो गए वगैरह, ऑटो इम्यूनिटी हो गई, बीएसए वगैरह हो गया। उनके कारण क्या होगा, बीटा सेल का डिस्ट्रैक्शन, बीटा सेल का डिस्ट्रैक्शन। और बीटा सेल का अगर डिस्ट्रैक्शन हो रहा है उस कंडीशन में तो क्या चीज देखने को मिलेगी आपको, इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होगा। ध्यान देना, इंसुलिन प्रोडक्शन विल डिक्रीज, इंसुलिन का प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया। और इंसुलिन का प्रोडक्शन अगर डिक्रीज हो गया तो क्या, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की अगर बात करें, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो ग्लूकोज, ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर नहीं जाएगा, बोले तो ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन जो है वो क्या हो गया है, डिक्रीज। और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन अगर डिक्रीज हो गया तो ध्यान देना, मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन डिक्रीज हो गया, और साथ के अंदर क्या पॉइंट ध्यान रख सकते हो, पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज इज डिक्रीज, पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज इज डिक्रीज, पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज डिक्रीज, मतलब ग्लूकोज अंदर की तरफ नहीं जा रहा, और नहीं जा रहा तो ब्लड के अंदर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, उस कंडीशन को हाइपरग्लाइसीमिया के नाम से जानते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया आपको देखने को मिल रहा है। और अगर हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन आपको देखने को मिल रही है तो पॉइंट ध्यान रखना, ये सीरम ऑस्मोलैलिटी को क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी। सीरम ऑस्मोलैलिटी क्या हो जाएगी, इस कंडीशन में बढ़ जाएगी। और सीरम ऑस्मोलैलिटी जब भी बढ़ती है तो किसको स्टिमुलेट करती है, ऑस्मो रिसेप्टर्स को। ऑस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं बताओ, ऑस्मो रिसेप्टर स्टिमुलेट, ऑस्मो रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर्स हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होते हैं। तो हाइपोथैलेमस को ऑस्मो रिसेप्टर्स को क्या करेगी, स्टिमुलेट करेगी, और थर्स्ट जो है, थर्स्ट मैकेनिज्म को इंड्यूस करेगी, थर्स्ट आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट, हाइपरग्लाइसीमिया आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो और क्या आपको देखने को मिलेगा, ध्यानपूर्वक बात सुनना। ये आपकी हो गई किडनी, क्या हो गई, ये नेफ्रॉन वाला पार्ट, ये लो किडनी आपको देखने को मिल रही है, ये लो किडनी बना दी अपन ने। ये हो गया लास्ट डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट वाला पार्ट, ये किडनी। इधर आप लोगों की ब्लड सप्लाई देखने को मिल रही है, आप एफरेंट आर्टियल ग्लोमेरुलर कैपिलरीज एंड डिफरेंट आर्टीरियल, ये देखने को मिल रहा है। अब सुनना, अगर हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन है तो ग्लूकोज जो है, क्या ग्लूकोज, वो ग्लूकोज इसके अंदर ज्यादा फिल्टर होगा, ग्लूकोज इसके अंदर ज्यादा फिल्टर होता है, वो आप लोगों को नजर आएगा। और ये जो पार्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, कौन सा, पीसीटी वाला पार्ट, ये जो पीसीटी वाला पार्ट, ये जो देखने को मिलता है आपको पूरा पार्ट, इसकी अगर बात करें तो ये वाटर परमिएबल पार्ट होता है। ये पार्ट कैसा होता है, ये वाटर परमिएबल पार्ट होता है। मैं बार बार डिस्कस करता हूँ इस पॉइंट का, ये पार्ट वाटर परमिएबल होता है। ये जो पार्ट आपको देखने को मिलता है ये वाटर इम्परमिएबल होता है। ये पार्ट जो होता है, ये लूप ऑफ हेनले वाला पार्ट और ये डीसीटी वाला पार्ट, ये क्या होता है, वाटर इम्परमिएबल होता है, वाटर इम्परमिएबल। लेकिन ये सोल्यूट्स परमिएबल होता है। ये क्या होता है, सोल्यूट्स परमिएबल। सोल्यूट्स परमिएबल का सिंपल सा मतलब सोल्यूट्स का एब्जॉर्प्शन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, और वाटर इम्परमिएबल पार्ट है, मतलब वाटर का यहाँ पर आप लोगों को एब्जॉर्प्शन देखने को नहीं मिलेगा। और ये लास्ट वाले पार्ट की अगर बात करें, जैसे पार्ट डीसीटी हो गया, प्लस में कलेक्टिंग डक्ट हो गया, इसकी अगर बात करें तो ये वाटर परमिएबल पार्ट तो होता है, लेकिन ओनली इन प्रेजेंस ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन, बोले तो वेसोप्रेसिन। तो 3 पॉइंट मैं कंसिडर कर रहा हूँ। ये पीसीटी वाला पार्ट तो वाटर परमिएबल, मतलब वाटर का एब्जॉर्प्शन यहाँ से हो सकता है, वाटर एक्सचेंज हो सकता है। लेकिन ये लूप ऑफ हेनले से ये डीसीटी तक अगर इनकी अगर बात करें तो ये वाटर इम्परमिएबल पार्ट है। हेयर पिन टर्न से अपन कंसिडर करें तो वाटर इम्परमिएबल पार्ट है। वाटर इम्परमिएबल का मतलब होगा यहाँ पर वाटर का एक्सचेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा यहाँ से। आ रही बात समझ में। और लास्ट वाले पार्ट की अगर बात करें, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट की अगर बात करें, तो वाटर परमिएबल पार्ट तो है, लेकिन वो ओनली इन प्रेजेंस ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन, एडीएच की प्रेजेंस में वाटर परमिएबल पार्ट है। क्लियर बात है क्या। अब देखना, ग्लूकोज बहुत ज्यादा फिल्टर हो रहा है क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन है। तो ग्लूकोज अगर ज्यादा फिल्टर हो रहा है तो इस कंडीशन के अंदर ये ग्लूकोज ग्लूकोज आया, ग्लूकोज ही ग्लूकोज इस कंडीशन में। आ रही बात समझ में। और ये ग्लूकोज ही ग्लूकोज अगर आ रहा है तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, इधर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन क्या रहेगी, इस ट्यूब्यूल वाले हिस्से के अंदर ज्यादा रहेगी। ग्लूकोज की कंसंट्रेशन इस ट्यूब्यूल वाले हिस्से के अंदर क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। और इधर आप लोगों को क्या देखने को मिल रही है, सेल्स देखने को मिल रही है, इंटरस्टिशियल स्पेस है, सेल्स हैं। और क्या इंटरस्टिशियल स्पेस आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन अंदर की तरफ ज्यादा है तो पानी का मूवमेंट आपको क्या देखने को मिलेगा, पानी का मूवमेंट अंदर की तरफ देखने को मिलेगा, H2O का मूवमेंट अंदर की तरफ होगा। बोले तो ओस्मोसिस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ओस्मोसिस का कॉन्सेप्ट कि गाढ़ी चीज पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, गाढ़ी चीज पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। और जो ट्यूब्यूल वाला जो हिस्सा है इसके अंदर आपको गाढ़ापन ज्यादा देखने को मिल रहा है। गाढ़ापन ज्यादा क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि ग्लूकोज ज्यादा इधर फिल्टर हो रहा है। तो गाढ़ी चीज कौन सी हो गई, ट्यूब्यूल वाला हिस्सा हो गया, ये नेफ्रॉन वाला हिस्सा हो गया। तो बाहर से पानी क्या होगा, अंदर की तरफ अट्रैक्ट होगा, और अंदर की तरफ अगर अट्रैक्ट हो रहा है
तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, ऑस्मोटिक डायूरेसिस देखने को मिलेगा। तो हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है और हाइपरग्लाइसीमिया के कारण क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर ऑस्मोटिक डायूरेसिस होगा। ऑस्मोटिक डायूरेसिस का क्या मतलब होगा बताओ, ऑस्मोटिक डायूरेसिस का मतलब होगा ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर पर्टिकुलर लग रहा है, और ऑस्मोसिस के कारण पानी अंदर की तरफ ज्यादा आ रहा है, और पानी इधर ट्यूब्यूल वाले हिस्से के अंदर अगर ज्यादा आएगा तो पानी फ्लश आउट भी ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ऑस्मोटिक डायूरेसिस के कारण क्या चीज डेवलप होगी, पॉलीयूरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा, पॉलीयूरिया। और ये पर्टिकुलर बल्क के अंदर आप लोगों को जाता हुआ नजर आएगा यूरिन। और खास बात ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, जो एब्जॉर्ब होने वाले थे वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, उनको भी ले जाएगा। तो उन इलेक्ट्रोलाइट्स की भी कंसंट्रेशन आप लोगों को कम देखने को मिलेगी। आ रही बात समझ में, उन इलेक्ट्रोलाइट्स की भी कंसंट्रेशन कम देखने को मिलेगी। जैसे पॉलीयूरिया अगर देखने को मिल रहा है तो जो पोटेशियम लेवल जो आपको देखने को मिलता है, पोटेशियम लेवल क्या हो जाता है, कम आपको देखने को मिलता है। ये पॉइंट ध्यान रखना। हाइपोकैलेमिया इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर डेवलप होगा, क्यों, क्योंकि पोटेशियम इधर पर्टिकुलर जाएंगे, इधर पोटेशियम आपको प्रेजेंट देखने को मिल रहा है, इधर ट्यूब्यूल वाले हिस्से में। ये पॉलीयूरिया की कंडीशन कारण पोटेशियम भी फ्लश आउट हो जाएगा बाहर की तरफ, तो हाइपोकैलेमिया कंडीशन देखने को मिलेगी। और भी इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाएंगे, लेकिन मैं पोटेशियम पे स्पेशली इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि स्मॉल फ्लक्चुएशंस इन पोटेशियम कंसंट्रेशन इज नॉट अलाउड। पोटेशियम की कंसंट्रेशन में थोड़े बहुत भी फ्लक्चुएशंस हम अलाउ नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि इन कंडीशंस में कार्डियक डिसरिथमिया प्रोड्यूस हो जाते हैं। बोथ इन हाइपोकैलेमिया एंड हाइपरकैलेमिया कैन लीड टू कार्डियक डिसरिथमियाज। इसी चेंजेस में आप लोगों को पूरे पढ़ाने वाला हूँ, हाइपोकैलेमिया हाइपरकैलेमिया सबके पढ़ाने वाला हूँ, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आ रही बात समझ में, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। तो अपन ने डिस्कस कर दिया हाइपरग्लाइसीमिया के कारण ये चीज अपन ने डिस्कस कर दी। और ये पॉलीयूरिया अगर देखने को मिल रहा है, पानी पर्टिकुलर निकल गया इसके कारण, तो बॉडी का जो पानी है वो कम आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इस कंडीशन के अंदर आप लोगों को वेट लॉस जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी, क्योंकि बॉडी का पानी निकल जाएगा। तो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस के अंदर क्या देखने को मिलेगा, वेट लॉस देखने को मिलेगा। ध्यानपूर्वक बात सुनना, वेट लॉस। लेकिन टाइप 2 की अगर बात करें, टाइप 2 के अंदर वेट लॉस आपको देखने को नहीं मिलता, वहां पर नॉर्मल वेट आपको देखने को मिलता है। ये जो पर्सन ओबेसिटी वाला पर्सन है वो ओबेसिटी के अंदर ही रहता है, मोटापा ही रहता है वो उसके अंदर। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस वाले पेशेंट में क्या देखने को मिलता है, आपको वेट लॉस देखने को मिलता है, ये पॉलीयूरिया। क्योंकि मैंने पहले डिस्कस कर दिया, कॉमन साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में 3P साइन। तो पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया तो अपन ने क्या कर दिया डिस्कस, पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया अपन ने डिस्कस कर दिए। वेट लॉस अपन ने डिस्कस कर दिया इधर। क्लियर बात है क्या। अच्छा, और पर्टिकुलर अपन बात करें और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन, बढ़े आगे। नेक्स्ट पॉइंट इधर अगर अपन डिस्कस करना चाहें तो और पॉइंट ध्यान रखना, सेल से पर्टिकुलर पानी निकल रहा है तो इस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, सेल्यूलर डिहाइड्रेशन आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, सेल्यूलर डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। सेल्यूलर डिहाइड्रेशन, तो सेल्यूलर डिहाइड्रेशन याद रखना, सेल्यूलर डिहाइड्रेशन मतलब सेल का पानी निकल गया तो सेल्यूलर डिहाइड्रेशन आपको देखने को मिलता है बॉडी में। क्लियर बात। अब एक बार चलते हैं किसके ऊपर, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म पे। किस पे चलते हैं, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के ऊपर। तो प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म की अगर बात करें तो प्रोटीन लाइसिस इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। इंसुलिन का प्रोडक्शन अगर नहीं होगा तो प्रोटीन लाइसिस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रोटीन लाइसिस अगर बढ़ जाएगा उस कंडीशन के अंदर प्रोटीन, बताओ प्रोटीन किस में टूटेंगे, सिंपलेस्ट यूनिट। और सिंपलेस्ट यूनिट की अगर बात करें तो क्या होती है, अमाइनो एसिड होती है। प्रोटीन लाइसिस अगर बढ़ रहा है तो क्या होती है, सिंपलेस्ट यूनिट अमाइनो एसिड होती है, अमाइनो एसिड के अंदर टूट जाएगा। और ये जो अमाइनो एसिड पर्टिकुलर आपको देखने को मिल रहा है, ध्यानपूर्वक बात सुनना, इट विल सिग्नल टू ब्रेन, इट विल सिग्नल टू ब्रेन, इट विल सिग्नल टू ब्रेन। ब्रेन की तरफ जाएंगे, ब्रेन की तरफ जाएंगे ये अमाइनो एसिड्स। और ये क्या पर्टिकुलर सिग्नल करेंगे कि भाई ब्रेन कर क्या रहा है तू, बॉडी के अंदर प्रोटीन टूट रहे हैं, अमाइनो एसिड आ रहे हैं, ये खा क्यों नहीं रहा, खाना क्यों नहीं खा रहा, पूरी तरीके से पागल बना दिया पूरे सिस्टम को ही। अरे बात समझ में। तो ये अमाइनो एसिड सिग्नल करेंगे ब्रेन को, और उस कंडीशन के अंदर ब्रेन जो है पर्टिकुलर वो सिग्नल करेगा क्या, कि बॉडी के पास पर्टिकुलर ये अगर प्रोटीन टूट रहे हैं, अमाइनो एसिड बन रहे हैं, तो सिंपल सा मतलब ये है कि प्रोटीन के पास कार्बोहाइड्रेट नहीं है, भूख बढ़ा देगा। उस कंडीशन को अपन बोलेंगे पॉलीफेजिया। क्या, पॉलीफेजिया मतलब बॉडी को पूरी तरीके से मूर्ख बना दिया इस सिस्टम ने, पूरी तरीके से। तो पॉलीफेजिया की कंडीशन आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेगी। क्लियर बात है कि तो ये प्रोटीन लाइसिस के कारण ही होगा। 3P साइन अपन ने डिस्कस कर लिए। अच्छा, और क्या चीज देखने को मिल रही होगी, इस इंसुलिन के प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाने के कारण लाइपोलाइसिस बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, लाइपोलाइसिस इंक्रीज हो जाएगा, लाइपोलाइसिस इंक्रीज। और लाइपोलाइसिस अगर इंक्रीज हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या चीज, जो न्यूट्रल फैट होता है ट्राइग्लिसराइड, ये दो चीजों में टूट जाता है। किस किस में, एक तो ग्लिसरॉल के अंदर टूट जाता है, नेक्स्ट अगर बात करें किस में टूट जाता है, ध्यानपूर्वक बात सुनना, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड।
फैटी एसिड। और ये फैटी एसिड का एक्सेस लोड जो है, एक्सेस के अंदर आ रहे हैं फैटी एसिड, ये एक्सेस के अंदर आ रहे हैं, कहाँ पर जाएंगे ये लीवर के पास जाएंगे। और लीवर जो है, लीवर इतने फैटी एसिड जो आपको देखने को मिल रहे हैं इनको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और बर्दाश्त नहीं कर पाएगा तो उस कंडीशन के अंदर लीवर के अंदर होगा इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन। फैटी एसिड का क्या होगा? पार्शियल ऑक्सीडेशन, पार्शियल ऑक्सीडेशन। आ रही बात समझ में? और पार्शियल ऑक्सीडेशन के अंदर आपको फॉर्मेशन देखने को मिलता है कीटोन बॉडीज का। कीटोन बॉडीज फॉर्म होती है, कीटोन बॉडीज। और कीटोन बॉडीज अगर फॉर्म होती हैं तो इस प्रोसेस को कीटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कीटोजेनेसिस के नाम से। अगर ये कीटोन बॉडीज का नाम याद करना है तो नाम याद करना अब्बा के नाम से। किसके नाम से? अब्बा। अब्बा तो जानते ही हो। हाँ, तो अब्बा के नाम से कीटोन बॉडीज को याद करेंगे। क्या क्या? पहली जो कीटोन बॉडीज होती है उसको बोलते हैं अपन एसिटोएसिटिक एसिड। किस नाम से जानते हैं? एसिटोएसिटिक एसिड के नाम से। नेक्स्ट बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड। नेक्स्ट बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड। और लास्ट में एक और देखने को मिलती है, उसको बोलते हैं एसीटोन। क्या बोलते हैं? एसीटोन। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और कीटोन बॉडीज की अगर बात करिए, अगर देखने को मिल रही है तो कीटोन बॉडी का कैसा नेचर होता है? एसिडिक नेचर है। कैसा नेचर होता है? एसिडिक नेचर आप लोगों को देखने को मिलता है, इसका एसिडिक नेचर होता है। एम आई क्लियर और नॉट? और एसिडिक नेचर अगर देखने को मिलता है उस कंडीशन के अंदर एसिडोसिस डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा? एसिडोसिस आप लोगों को देखने को मिलता है। एसिडोसिस, ये टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस के अंदर अपन ये सारे पॉइंट डिस्कस करते हैं। क्लियर बात है क्या? एम आई रियली क्लियर और नॉट? चलो, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस की अगर बात करें तो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में ये तो कार्यक्रम होगा, लेकिन ये कार्यक्रम नहीं होगा। तो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस की पैथोफिजियोलॉजी में ये नहीं लिखेंगे टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के अंदर ये चीज अपन नहीं लिखने वाले हैं, क्योंकि वहां पर कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन नहीं होता, एसिडोसिस नहीं होता। आ रही बात समझ में? हाँ। अगर अपन बात करें, अच्छा वेट इधर अपन ने डिस्कस कर दिया, उस कंडीशन में नॉर्मल वेट आप लोगों को देखने को मिलता है, ये भी पॉइंट अपन ने डिस्कस कर दिया। और अपन इसके साइन एंड सिम्टम्स भी इधर ही डिस्कस कर लेते हैं, पैथोफिजियोलॉजी के साथ। ये मेन तो ये डिस्कस कर लिए, साइन एंड सिम्टम्स भी डिस्कस कर लो इधर ही। क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स? फटीग आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? फटीग। नेक्स्ट अगर बात करें लिथार्दी, क्या देखने को मिलती है? लिथार्दी। फटीग हो गया, लिथार्दी हो गया। और साइन एंड सिम्टम्स की अगर बात करें, क्या? 3P। 3P तो बार बार अपन डिस्कस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। 3P साइन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। हाँ भाई, साइन एंड सिम्टम्स डिस्कस कर रहे थे जिसमें अपन ने फटीग, लिथार्जी, 3P ये साइन एंड सिम्टम्स अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। धीरे धीरे अपन आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले एक शेर हो जाए शेर। जिसे निभा ना सकूं मैं ऐसा वादा नहीं करता, जिसे निभा ना सकूं मैं ऐसा वादा नहीं करता, मैं बातें अपनी औकात से ज्यादा नहीं करता, मानना कि तमन्ना रखता हूं मैं आसमां छू लेने की, पर मैं दूसरों को नीचा दिखाने का इरादा नहीं रखता। आ रही है बात समझ में? अब आ जाओ इस पे, साइन एंड सिम्टम्स पे आ जाओ फटाफट। तो साइन एंड सिम्टम्स पे चल रहे थे, इसको मैं बोर्ड को एक बार रफ कर देता हूं ना। और सही चल रहा है? समझ में आ रहा है? ओके, नाउ कम टू द टॉपिक, दैट इज द साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स अपन पढ़ रहे थे। ओके, कम बढ़े आगे। तो साइन एंड सिम्टम्स की अगर अपन बात करें तो 3P देखो, फटीग हो गया, लिथार्जी हो गया, वीकनेस भी बोल दो। क्या बोल दो? वीकनेस भी। क्लियर बात है क्या? नेक्स्ट, वेट लॉस की अपन ने बात करी थी, टाइप 1 के अंदर होता है, लेकिन टाइप 2 में नॉर्मल वेट होता है, ये पॉइंट डिस्कस कर दिया। 3P की अगर बात करें तो पोलीयूरिया, पोलीयूरिया, पोलीफेजिया, पोलीडिप्सिया, ये आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर बात है क्या? तो 3P साइन हो गए। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे एक बार चलते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज रिकरेंट इन्फेक्शंस। दैट इज रिकरेंट इन्फेक्शंस, रिकरिंग इन्फेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। रिकरिंग इन्फेक्शंस मतलब बार बार इन्फेक्शंस क्या होते हैं? वो होते हैं, ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना। रिकरिंग इन्फेक्शन जैसे कि अगर कोई महिला है तो उसके अंदर वेजाइनल इन्फेक्शंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। वेजाइनल इन्फेक्शंस, ये पॉइंट ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स की अगर बात करें, देखो ये इन्फेक्शंस इसलिए देखने को मिलते हैं बिकॉज बैक्टीरियाज लव ग्लूकोज, बिकॉज बैक्टीरिया लव ग्लूकोज।
अरे बात समझ में, बैक्टीरिया ग्लूकोज, अरे ग्लूकोज वो वाली ग्लूकोज नहीं भाई, वो तो मेरे लिए बनी है, लेकिन ये ग्लूकोज की बात करी जा रही है। इनको बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया होंगे वो ग्लूकोज को इनटेक करेंगे सर्वाइवल के लिए ना, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलें इसके बाद, तो रिकरेंट इन्फेक्शंस के बाद अगर मेल की बात करें तो सेक्सुअल डिस्फंक्शन मेल की अगर बात करें, जैसे कि अगर बात करें ईडी देखने को मिलता है। ईडी, ईडी का मतलब होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। क्या होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन? इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान अगर इरेक्शन को मेंटेन नहीं कर पाए मेल, इरेक्शन को मेंटेन नहीं कर पाए, बोले तो जो कि दोनों पार्टनर्स के सेटिस्फेक्शन के लिए जितना रिक्वायरमेंट होता है उतना, तो उसको अपन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब ये था और ये हो गया, ये था ये हो गया, दैट इज नोन एज ईडी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। क्लियर बात है क्या? तो सेक्सुअल डिस्फंक्शन में ये पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट अगर बात करें साइन एंड सिम्टम्स में और अपन चलें तो डिलेड वुंड हीलिंग। क्या? डिलेड वुंड हीलिंग, डिलेड वुंड हीलिंग, वुंड हीलिंग जो होगी वो क्या हो जाएगी? डिले आपको देखने को मिलेगी। इसीलिए पर्टिकुलर पर्सन जो होता है डायबिटिक फुट आपको देखने को मिलता है, डायबिटिक फुट, याद रखना डायबिटिक फुट। आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है डायबिटिक फुट केयर, तो डायबिटिक फुट पर्टिकुलर आप ध्यान रखना, है ना। एक बार मतलब अल्सर्स वगैरह डेवलप हो जाते हैं, घाव बन जाते हैं और वो हील नहीं होते, तो डिलेड वुंड हीलिंग आपको इस कंडीशन में देखने को मिलेगी। तो रिकरिंग इन्फेक्शंस वगैरह हो गए, सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो गए, डिलेड वुंड हीलिंग आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर चलें तो मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलते हैं। क्या? मैक्रोवेस्कुलर, मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। और मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस की अगर अपन बात करें तो मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस के अंदर जैसे कि अगर बात करें कोरोनरी आर्टरी डिजीज आपको देखने को मिलती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। नेक्स्ट अगर बात करें कार्डियोमायोपैथी, 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 इनका अपन डिटेल डिस्कशन जो है वो अपन किस में करेंगे? सीवीएस में, सीवीएस के अंदर अपन करने वाले हैं, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर बात करें माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन अपन पढ़ लेते हैं, माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। तो माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस की अगर बात करें मतलब छोटी ब्लड वेसल्स हैं उनके कॉम्प्लिकेशंस की एक बार बात कर लेते हैं, उनमें क्या क्या देखने को मिलता है। और इसके अंदर ये वीकनेस वगैरह अपन ने डिस्कस कर दिया, वीकनेस डिस्कस कर दिया, और भी कर दो, नंबनेस डिस्कस कर दो, नंबनेस, नंबनेस देखने को मिलता है। आ रही बात समझ में? पैरास्थीसिया आपको देखने को मिलता है, पैरास्थीसिया। तो ये सारे के सारे पॉइंट इसके अंदर कंसिडर कर सकते हो। माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन पे चले तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, एक आपको देखने को मिलती है रेटिनोपैथी। क्या देखने को मिलती है? रेटिनोपैथी। रेटिनोपैथी, पैथी का मतलब होता है डैमेज, रेटिना का डैमेज हो जाना। और रेटिनोपैथी की कंडीशन अगर देखने को मिल रही है तो ऐसे डायबिटीज मेलाइटस वाले पर्सन के अंदर ब्लड विजन आपको देखने को मिलता है, ब्लड विजन, ब्लड विजन। आपने सुना भी होगा कि डायबिटीज मेलाइटस से सफर कर रहा था ये पर्सन और काफी ब्लड ग्लूकोज लेवल एलिवेटेड देखने को मिलता है, और लेटर स्टेज के अंदर क्या डेवलप हो गया? ब्लड विजन धुंधला धुंधला दिखने लग गया, तो रेटिनोपैथी के कारण डेवलप होता है। नेक्स्ट अगर बात करें किडनी डैमेज की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल सकती है, उस कंडीशन को नेफ्रोपैथी के नाम से जानते हैं। तो क्या डेवलप हो सकता है? नेफ्रोपैथी डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट अगर बात करें इनएडिक्वेट पेरिफेरल सप्लाई आपको देखने को मिल सकती है पेरिफेरल आर्टरीज के अंदर, तो उस कंडीशन में न्यूरोपैथी भी आपको डेवलप हो सकती है, तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना। ये माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन है, माइक्रोवेस्कुलर न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी की अगर बात करें तो इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई इन पेरिफेरल आर्टरीज, इन पेरिफेरल आर्टरीज, पेरिफेरल आर्टरीज के अंदर इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई आपको देखने को मिलती है, उसके कारण न्यूरोपैथी डेवलप होती है। ये रेटिनोपैथी और नेफ्रोपैथी जो आप लोगों को देखने को मिल रही है, इनका मैं स्पेसिफिक रीजन दे देता हूँ आपको। रीजन, रीजन सुन लेना इनका, क्या रीजन है? ये मैंने रीजन टिश्यू की क्लास के अंदर भी डिस्कस कर रखा है, रीजन सुन लेना। नेफ्रोपैथी और रेटिनोपैथी। अगर डायबिटीज मेलाइटस की अगर बात करें, डायबिटीज मेलाइटस, तो डायबिटीज मेलाइटस के केस के अंदर लेमिनिन, क्या चीज? लेमिनिन, लेमिनिन और कोलेजिन का एक्सेस में प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है। किसका प्रोडक्शन? लेमिनिन और कोलेजन का एक्सेस में प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है। और लेमिनिन और कोलेजन जो है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन में आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर। और इसके कारण जो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन वो क्या हो जाती है? थिक हो जाती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन किसकी बात कर रहा हूं मैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कैपिलरी बेड है उसकी बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? कैपिलरी की बात कर रहा हूँ, कैपिलरी की। तो कैपिलरी बेड जो होता है वो क्या हो जाता है? थिक हो जाता है इसके अंदर। और अगर थिक अगर कैपिलरी बेड हो गया तो उसके अंदर जो ब्लड सप्लाई जो है, ब्लड फ्लो जो है, वो ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और ब्लड फ्लो अगर डिक्रीज हो गया
जैसे रेटिना की जो छोटी छोटी वेसल्स उसमें डिक्रीज हो गया, रेटिनोपैथी किडनी में हो गया तो नेफ्रोपैथी, ये पॉइंट ध्यान रखना, ये रीजन सुन लेना, नेफ्रोपैथी और नेफ्रोपैथी और रेटिनोपैथी का। टिश्यू के अंदर भी मैंने पॉइंट डिस्कस कर रखा है, वहां से भी आप लेक्चर ले सकते हो। पढ़ना तो पड़ेगा, स्टार्टिंग से जुड़ना पड़ेगा। आ रही बात समझ, क्रिस्टल क्लियर के लिए। तो ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो इसके अंदर, ये पॉइंट A to Z। ये हो गए इसके क्या, साइन एंड सिम्टम्स। देखो वेट लॉस जो है, वेट लॉस टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में देखने को मिलता है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में जो वेट रहता है वो नॉर्मल आपको देखने को मिल सकता है। पर्सन जो होता है वो ओबेसिटी के अंदर रह सकता है। तो ये ध्यान रख सकते हो आप लोग। क्लियर बात है क्या? ये 3P साइन सीवियर कंडीशन में टाइप 1 में देखने को मिलते हैं, लेकिन लेस सीवियर कंडीशन के अंदर आपको टाइप 2 में देखने को मिलते हैं। तो ये हो गए पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। ये साइन एंड सिम्टम्स हो गए, पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस कर लिया, अब चलते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की अगर बात करें तो वही पॉइंट, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। क्या? हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। तो एक तो पॉइंट ध्यान रखना, हिस्ट्री कलेक्शन फिजिकल एग्जामिनेशन करनी पड़ेगी अपने को। हिस्ट्री कलेक्शन कर सकते हैं कि कोई फैमिली हिस्ट्री वगैरह तो नहीं थी, कि किसी और के खानदान के अंदर तो नहीं थी, मम्मी पापा को नहीं था, दादा को तो नहीं था, तो ये पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन भी आप लोग कर सकते हो, पूरे फिजिकल एग्जामिनेशन अपने को करने पड़ेंगे, है ना। तो सारे मेथड आप यूज कर सकते हो, इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन वगैरह, ये सारे के सारे। अच्छा, कोई भी डिसऑर्डर अगर आ जाए उसके अंदर हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन तो अपने को करना ही करना है भाई। हिस्ट्री कलेक्शन फिजिकल एग्जामिनेशन तो करना ही करना है। नेक्स्ट अगर बात करें और क्या डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन करवा सकते हैं, OGTT। OGTT तो नाम सुना ही होगा। क्या होता है OGTT? ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। क्या होता है? ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। और ये ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है, अगर अपन बात करें फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, और अपन डिस्कस करें किसका, पोस्ट पेरेंडियल, अगर ये बॉर्डर लाइन के ऊपर आपको देखने को मिल रहे हैं, तो अपन डायबिटीज मेलाइटस को कंफर्म करना चाहते हैं, उसके लिए अपन टेस्ट करते हैं जिसको OGTT के नाम से अपन जानते हैं। अरे बात समझ में। 8 आवर की फास्टिंग पे रखने के बाद पर्टिकुलर पर्सन को एडमिनिस्टर करते हैं ग्लूकोज की डोज 75 ग्राम के अंदर अपन देते हैं। लेकिन अगर जैसे प्रेगनेंसी वगैरह कंडीशन होगी या ओबेसिटी वाला पर्सन हो गया तो उसके अंदर अपन डोज बढ़ा देते हैं। और ग्लूकोज की जो डोज अपन दे रहे हैं 75 ग्राम, वो पानी के अंदर मिला के अपन देते हैं ना, सॉल्यूशन देते हैं, ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। तो OGTT के अंदर ये अपन करते हैं, ये पॉइंट OGTT जो है बायोकेमिस्ट्री का अपन पूरा डिटेल डिस्कशन कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलें तो ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग। ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग अपने को करनी है। ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग बिल्कुल करनी है। ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग देखते रहना है। मतलब ब्लड ग्लूकोज की एक बार बात कर लेते हैं, नॉर्मल कितना होता है। नॉर्मल नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज की अगर बात करें तो जो फास्टिंग कंडीशन होती है, फास्टिंग, उसमें जो आपको देखने को मिलता है वो होता है 70 से 110 mg/dl। इतना आप लोगों को देखने को मिलता है। लेकिन पोस्ट पेरेंडियल का मतलब होता है आफ्टर 2 आवर्स ऑफ मील्स, 2 घंटे बाद, मील्स के 2 घंटे बाद देखें, खाना खाने के बाद देखें, तो उसकी अगर बात करें आपको देखने को मिलता है 120 से 140 mg/dl। इतना आपको देखने को मिलता है। सारी बात समझ, ये नॉर्मल कंसंट्रेशन होती है। अच्छा, डायबिटीज मेलाइटस की अगर बात करें, इसमें ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कितनी हो जाती है? डायबिटीज मेलाइटस के अंदर इसकी कंसंट्रेशन आपको देखने को मिलती है 200 mg/dl से ज्यादा, 200 mg/dl से ज्यादा। और ये कौन सी कंसंट्रेशन लिखी है? PP लिखी है, पोस्ट पेरेंडियल कंसंट्रेशन लिखिए, ध्यान देना। डायबिटीज मेलाइटस में पोस्ट पेरेंडियल कंसंट्रेशन 200 mg/dl से भी ज्यादा होती है। फास्टिंग भी सुन लो, फास्टिंग की कितनी ज्यादा हो जाएगी? फास्टिंग की अगर बात करें 126 mg/dl से ज्यादा हो जाएगी। क्या? 126 mg/dl से अगर ज्यादा कंडीशन आपको या ग्लूकोज की कंसंट्रेशन देखने को मिली है फास्टिंग, तो उस कंडीशन को डायबिटीज मेलाइटस के नाम से जानेंगे। स्टार मार्क लगा के कॉपी के ऊपर ऊपर कहीं पर भी लिख लो, फटाफट डब्बे में कर लो इसको बंद। फास्टिंग में कितनी? 126 mg/dl से ज्यादा। पोस्ट पेरेंडियल कितनी? 200 mg/dl से ज्यादा। फिर किस कंडीशन को बोलेंगे? डायबिटीज मेलाइटस, अपन उसी कंडीशन को बोलेंगे। ठीक बात है क्या इतनी? तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग करनी है अपने को कंटिन्यूअसली। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलें, इसके बाद एक टेस्ट और होता है, HbA1c। नाम सुना है क्या किसी ने? HbA1c। HbA1c क्या होता है? HbA1c को अपन बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन बोल दो या ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन बोल दो। दैट इज द परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज दैट इज बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने वाली ग्लूकोज की जो परसेंटेज होती है उसको ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन के नाम से अपन जानते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये आपको ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन जो देखने को मिलता है, क्या डेली बेसिस पे करते हैं क्या ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन? डेली बेसिस पे नहीं करते।
3-4 महीने का अपन टाइम पीरियड रखते हैं, 3-4 महीने के बाद अपन इसको करवाते हैं, मतलब करवाया फिर 3-4 महीने बाद अपन करवाते हैं। क्यों? क्योंकि आरबीसी का जो ब्रेकडाउन का पीरियड होता है वो 120 डेज अपन कंसिडर करते हैं। लाइफ स्पैन जो होती है आरबीसी की अडल्ट की, तो वो 120 डेज अपन कंसिडर करते हैं। तो 3-4 महीने बाद अपन ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन करवाते हैं, डेली बेसिस पे अपन यूज नहीं करते। तो ये कुछ डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन अपने लिखे हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट अपने लिखे हैं जो अपन करवा सकते हैं। क्लियर बात है क्या इतनी? तो एक पॉइंट ध्यान रखना, इसके अंदर डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन डिस्कस कर दिए, साइन एंड सिम्टम्स, पैथोफिजियोलॉजी, ये सारे पॉइंट अपन ने इसमें डिस्कस कर दिए। अब लास्ट पॉइंट इसका बच गया, दैट इज द मैनेजमेंट। क्या बच गया? मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट पे चलते हैं, पूरे बोर्ड को रफ कर रहा हूं, मैनेजमेंट पे आ जाओ, करें स्टार्ट। ये ध्यान रखना भाई, ये कंसंट्रेशन ध्यान रखना। अगर अपन ओके मैनेजमेंट पे चलते हैं डायरेक्ट। Okay, come to the point, that is the management of diabetes mellitus। मैनेजमेंट पे आ जाओ एक बार। मैनेजमेंट की अगर बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना। पहला पॉइंट ध्यान रखना, इंसुलिन थेरेपी। क्या ध्यान रखना? इंसुलिन थेरेपी, इंसुलिन थेरेपी, इंसुलिन थेरेपी ध्यान रखना। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस वाला जो पर्सन होता है उसमें इंसुलिन थेरेपी अपन एडमिनिस्टर करते हैं। फिर बात ये आती है टाइप 2 में भी करते हैं कि हाँ टाइप 2 में पहले तो अपन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट से काम चलाते हैं, लेकिन लेटर कंडीशंस में, लेटर जो स्टेजेस होती है, जैसे जैसे टाइम बीतता है तो उसमें इंसुलिन थेरेपी की आपको जरूरत पड़ सकती है। तो इंसुलिन थेरेपी अपन पढ़ेंगे। और क्या पढ़ने वाले हैं? और अपन पढ़ने वाले हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। क्या पढ़ेंगे? ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखना। एक तो पॉइंट ये ध्यान रखना, इंसुलिन थेरेपी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट अपने को ध्यान रखनी है, दैट इज रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज करवाना है भाई पेशेंट को, ठीक है क्या? नेक्स्ट पॉइंट पे चलें इसके बाद। और क्या? डाइट, डाइट, डाइट थेरेपी का पूरी तरीके से ध्यान रखना है अपने को। किसका? डाइट थेरेपी का। जैसे अगर बात करें डाइट में, तो अपने को लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाली डाइट देनी है। लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स डाइट कैसी अपने को देनी है? लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाली डाइट देनी है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलें अगर, फोर्थ पॉइंट पे ध्यान रखना, रेगुलर एक्सरसाइज हो गया, डाइट हो गया, इंसुलिन थेरेपी हो गया, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट हो गया। और अपन क्या करवा सकते हैं? वेट कंट्रोल करवा सकते हैं, वेट, वेट को कंट्रोल करवा सकते हैं। वेट जैसे ओबेसिटी वगैरह जो था वो डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस का कोज था, तो वेट को क्या करवा सकते हैं? कंट्रोल करवा सकते हैं। एम आई क्लियर और नॉट? तो ये कुछ स्पेशल स्पेशल बातें हैं, इनके ऊपर क्या करना है अपने को? फोकस करना है, और उस प्रकार से अपन डायबिटीज मेलाइटस का अपन मैनेजमेंट कर देंगे। पहला पॉइंट उठा रहा हूं मैं, इंसुलिन थेरेपी। इंसुलिन थेरेपी को मैं डिस्कस कर रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? इंसुलिन थेरेपी, इंसुलिन थेरेपी। तो इंसुलिन थेरेपी को मैं डिस्कस कर रहा हूं अब आपके सामने। इंसुलिन थेरेपी, देखो इंसुलिन थेरेपी की अगर बात करें अपन तो दोनों के अंदर दे दें, लेकिन टाइप 1 के अंदर तो इंसुलिन थेरेपी अपने को देनी पड़ेगी। अगर टाइप 1 वाले पेशेंट के अंदर, ध्यानपूर्वक बात सुनना, टाइप 1 वाला पेशेंट है, उसमें क्या देना है? इंसुलिन देना है, इंसुलिन, इंसुलिन देना है। और टाइप 1 वाले पेशेंट में अगर सही टाइम पर आपने इंसुलिन एडमिनिस्टर नहीं करा तो उस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर क्या चीज देखने को मिल सकती है? फैट का ब्रेकडाउन आपको देखने को मिल सकता है, फैट का ब्रेकडाउन। और फैट के ब्रेकडाउन के कारण क्या देखने को मिल सकता है? कीटोसिस देखने को मिल सकता है, कीटोसिस, एसिडोसिस डेवलप हो सकता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस के अंदर इंसुलिन अपने को देना है पर्टिकुलर पर्सन को। क्यों? क्योंकि इंसुलिन अगर नहीं दोगे तो ये फैट का ब्रेकडाउन और कीटोसिस प्रमोट हो सकता है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए करना ही है। और टाइप 2 के अंदर भी लेटर स्टेज के अंदर जरूरत पड़ सकती है। इंसुलिन थेरेपी की अगर बात करें तो कौन सी रूट से अपन देते हैं? रूट, रूट की अगर बात करें तो सबक्यूटेनियस रूट से पर्टिकुलर अपने को एडमिनिस्टर करवानी है। इसके अंदर हेल्थ एजुकेशन की भी जरूरत पड़ेगी। क्या, किसकी जरूरत पड़ेगी? हेल्थ एजुकेशन की भी जरूरत पड़ेगी। हेल्थ एजुकेशन, सबक्यूटेनियस रूट, मतलब पेशेंट को सिखाना पड़ेगा कि सबक्यूटेनियस रूट से कैसे पर्टिकुलर अपने को एडमिनिस्टर करना है। और साइट की भी अगर बात करें सबक्यूटेनियस रूट से, तो अगर बात करें अपन एब्डोमिनल रीजन, क्या? एब्डोमिनल रीजन, ये जो पेरी अम्बलिकल रीजन होता है, अम्बलाइकल के चारों तरफ, अब एब्डोमिनल में भी क्या? पेरी अम्बलिकल रीजन, यहाँ पर पर्टिकुलर अपन सबक्यूटेनियस रूट से एडमिनिस्टर करने के लिए बोलते हैं, ठीक है।
और भी कर सकते हैं, थाइज वाला रीजन हो गया, बैक वाला रीजन हो गया, हिप्स वाला रीजन हो गया, इन पे भी कर सकते हैं ना। पर ये है ना, ये पेरियम्बलिकल रीजन, ये कॉमन साइट होती है। ये क्या होती है? कॉमन साइट होती है। क्यों कॉमन साइट होती है ये? क्योंकि इजी इजी होता है यहाँ पर लगाना, इजी इंसर्ट करना क्या है, इजी है। और खास बात, यहाँ पर आपको ब्लड सप्लाई ज्यादा देखने को मिलती है। क्या? ब्लड सप्लाई आपको क्या देखने को मिलती है? ब्लड सप्लाई। ये पेरिटोनियम है, पेरिटोनियम, पेरिटोनियम इज रिच इन ब्लड सप्लाई, और लार्जर सरफेस एरिया आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर यहाँ पर आप दोगे तो जो ब्लड सप्लाई है उसके अंदर क्या जा सकता है? पेरिटोनियम इज कंसिडर्ड द लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन। तो इधर अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं पेरियम्बलिकल अम्बिलिकल रीजन। ये अपन ने रूट्स का डिस्कशन कर दिया, सबक्यूटेनियस रूट की बात कर ली। और कौन सी रूट से अपन दे सकते हैं? इनहेलेशन रूट से। कौन सी रूट से? इनहेलेशन रूट से दे सकते हैं। लेकिन इनहेलेशन रूट से अगर दो तो ध्यान देना, ड्राई माउथ, ड्राई माउथ। नेक्स्ट अगर बात करें कफ, ड्राई माउथ, कफ और चेस्ट डिस्कम्फर्ट के लिए मॉनिटर करना। पेशेंट को किसके लिए मॉनिटर करना? इन तीन चीजों के लिए मॉनिटर करना भाई। ड्राई माउथ, कफ एंड चेस्ट डिस्कम्फर्ट के लिए मॉनिटर करना का अगर इनहेलेशन रूट से आप लोग दे रहे हो। फिर बात ये आती है, क्या ओरल रूट से देंगे क्या? तो ऊपर ऊपर लिख देना, ओरल रूट से नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि जीआईटी के अंदर इंसुलिन का डिग्रेडेशन हो जाता है, तो ओरल रूट से अपन इसको एडमिनिस्टर नहीं करवा सकते। जीआईटी के अंदर और इंसुलिन का क्या हो जाएगा? डिग्रेडेशन हो जाएगा, तो कुछ काम ही नहीं करेगा, ये एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। तो उस कंडीशन के अंदर अपन नहीं देंगे, ओरल रूट से नहीं देंगे। मोस्ट कॉमनली सबक्यूटेनियस रूट से अपन देते हैं, ये पॉइंट ध्यान रखना। एम आई क्लियर और नॉट? ओके, नेक्स्ट पर्टिकुलर बात अगर करें इसके अंदर, तो ध्यान रखना, अगर ये सबक्यूटेनियस रूट से इस एब्डोमिनल रीजन के अंदर कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पर पर्टिकुलर एक कॉम्प्लिकेशन आपको डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है? कॉम्प्लिकेशन। और कॉम्प्लिकेशन की अगर अपन बात करें, क्या कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है? यहाँ पर होता है लिपोडिस्ट्रोफी। क्या देखने को मिलता है? लिपोडिस्ट्रोफी। लिपोडिस्ट्रोफी देखने को मिलता है, लिपोडिस्ट्रोफी, लिपोडिस्ट्रोफी, या अपन बोल सकते हैं लिपिड एट्रोफी, ये सब सब बोल सकते हो आप, लिपिड एट्रोफी। क्या चीज आपको देखने को मिलती है इस एरिया के अंदर? ध्यानपूर्वक बात सुनना। यहाँ पर आप लोगों को जो मास डेवलप हो जाते हैं फैट के, किसके? फैट के मास। क्योंकि देखो बार बार सिरिंज होगी, इंसुलिन पंप्स होंगे, अरे बात समझ में, इनको यूज करोगे तो बार बार अपन इधर लगाएंगे, बार बार एक जगह पर लगाएंगे, तो वहां पर पर्टिकुलर मास के अंदर क्या डेवलप हो जाता है? फैट डेवलप हो जाता है वहां पर, बार बार एक ही जगह पर साइट इंजेक्शन साइट लगाएंगे। और तब ऐसे एक जगह पर लगाए जाओगे तो मोटे मोटे से हो जाते हैं ना, तो वो चीज आपको देखने को मिलती है, उसको लिपोडिस्ट्रोफी के नाम से जानते हैं। तो एज ए कॉम्प्लिकेशन ये चीज आपको डेवलप होती हुई नजर आती है, लिपिड एट्रोफी, लिपिड डिस्ट्रोफी देखने को मिलती है। अच्छा, इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हो? प्रिवेंट करने का सिंपल सा तरीका है भाई, साइट रोटेशन बहुत जरूरी है। क्या? साइट रोटेशन। साइट रोटेशन करनी है, साइट रोटेशन बहुत जरूरी है। तो इंसुलिन की जो साइट होती है उसको क्या करना है? रोटेट करना है। साइट रोटेशन इसके अंदर बहुत जरूरी रहेगा। अच्छा, साइट रोटेशन की अगर बात करें, हर बार अगर इंसुलिन लगा रहे हैं तो 1 से 1.5 इंच दूर लगाएं, डिस्टेंस मेंटेन करें, 1 से 1.5 इंच। साइट रोटेशन का मतलब होगा एक साइट के ऊपर, जैसे एक जगह पर लगाया था, इधर लगाया था, मान के चल रहा हूँ, वैसे लगाना इधर है, इधर लगाया था, चलो इधर लगाया था, इधर तो इधर लगाया था, तो साइट रोटेशन मतलब फिर दोबारा कहाँ लगाएंगे? इसके पास लगाएंगे, दूर दूसरी तरफ। कितना डिस्टेंस रखेंगे? 1 से 1.5 इंच रखेंगे। क्लियर बात है क्या? और लगभग लगभग है ना 2 हफ्ते तक, 2 वीक्स, 2 वीक्स तक साइट को, साइट वापस रोटेट, साइट वापस नहीं आनी चाहिए, साइट वापस यूज मत करना। तो हिंदी में लिख दिया मैंने, यूज मत करना। आ रही बात समझ में? मतलब 2 हफ्ते तक जहां पर एक बार लगा दिया ना, उसको वापस यूज मत करना, उसको रोटेट करते रहना। तो ये पर्टिकुलर लिपोडिस्ट्रोफी को प्रिवेंट करने के लिए आप लोग कर सकते हो इस एरिया के अंदर, ये चीज देखने को मिलती है। क्लियर बात है क्या? इंसुलिन जो आपको अलग अलग टाइप्स के देखने को मिलता है, पूरा लेक्चर अपलोड होने वाला है फार्माकोलॉजी के अंदर, इंसुलिन के पूरा डिटेल डिस्कशन अपन करने वाले हैं। ठीक है क्या? जैसे इंसुलिन की अगर अपन बात करें तो थोड़ा बहुत सुन लो। इंसुलिन की अगर अपन बात करें, एक इंसुलिन जो आपको देखने को मिलता है उसको बोलते हैं बोवाइन इंसुलिन। क्या बोलते हैं? बोवाइन इंसुलिन, बोवाइन इंसुलिन बोलते हैं। एक इंसुलिन जो होता है उसको बोलते हैं पोर्काइन इंसुलिन। क्या बोलते हैं? पोर्काइन इंसुलिन। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, फार्मा के अंदर पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट जो आप लोगों को देखने को मिलता है उसको अपन बोलते हैं ह्यूमन इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन। तो इंसुलिन आप लोगों को देखने को मिलते हैं बोवाइन इंसुलिन, पोर्काइन इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन। बोवाइन इंसुलिन, पोर्काइन, ये पोर्काइन इंसुलिन की बात करें तो कहां से? पोर्क से। कहां से? पोर्क, पोर्क से। बोवाइन इंसुलिन की अगर बात करें, काऊ, काऊ से ऑब्टेन करते हैं इसको, पोर्क से ऑब्टेन करते हैं अपन। काऊ या पोर्क के पेनक्रियाज से अपन इनको निकालते हैं।
ह्यूमन इंसुलिन की अगर बात करें तो इसको जेनेटिक रिकम्बिनेशन के माध्यम से, किसके माध्यम से, जेनेटिक रिकम्बिनेशन के माध्यम से अपन प्राप्त करते हैं, जेनेटिक रिकम्बिनेशन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। और जेनेटिक रिकम्बिनेशन करते किसमें, ई कोलाई, किसमें, ई कोलाई के अंदर करते हैं, वहां से अपन इसको क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, वहां से इसको अपन आइसोलेट करते हैं। अच्छा, बोवाइन इंसुलिन और पोर्काइन इंसुलिन की अगर अपन बात करी जाए, बोवाइन इंसुलिन और पोर्काइन इंसुलिन अगर इनकी अगर बात करी जाए तो एलर्जिक रेस्पॉन्स इनमें ज्यादा देखने को मिलेगा। एलर्जिक रेस्पॉन्स जो है वो इनके अंदर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, एलर्जिक रेस्पॉन्स, ध्यान रखना। बोवाइन इंसुलिन क्यों, बोवाइन और पोर्काइन क्योंकि ये दूसरों के इंसुलिन है, तो एलर्जिक रेस्पॉन्स बोले तो हाइपर सेंसिटिविटी इनमें ज्यादा देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू ह्यूमन इंसुलिन। ह्यूमन इंसुलिन फॉर्म जो होती है वो मोस्ट सुटेबल फॉर्म होती है। एम आई क्लियर और नॉट? ठीक है क्या, ये पॉइंट ध्यान रखना। अच्छा, इंसुलिन की अगर अपन बात करें तो अलग अलग प्रकार से अपन ने क्लासिफाई कर रखा है। एक इंसुलिन की जो टाइप होता है उसको अपन बोलते हैं रैपिड एक्टिंग। क्या बोलते हैं, रैपिड एक्टिंग, जो कि बहुत कम समय के अंदर क्या करता है, काम करना स्टार्ट कर देता है। सडन ऑनसेट जो होता है, ऑनसेट ऑफ एक्शन ये बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट पर्टिकुलर ध्यान रखना, शॉर्ट एक्टिंग। क्या ध्यान रखना, शॉर्ट एक्टिंग, रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग। नेक्स्ट ध्यान रखना, इंटरमीडिएट एक्टिंग। तो चार प्रकार से अपन ने इसको क्लासिफाई किया है, इंटरमीडिएट एक्टिंग। नेक्स्ट ध्यान रखना, फोर्थ वन इज लॉन्ग एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग। तो चार हो गए, रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, नेक्स्ट इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग। ये चार पर्टिकुलर टाइप से देखने को मिलते हैं। ये अगर बात करें, इसका एक्शन जो होता है वो तेज रफ्तार से होता है। कितने मिनट में, 15 मिनट के अंदर, 5 से 15 मिनट के अंदर ये स्टार्ट हो जाता है कार्यक्रम। शॉर्ट एक्टिंग की अगर बात करें तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका कम होता है। इंटरमीडिएट एक्टिंग या लॉन्ग एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग की एक बार बात करते हैं, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज्यादा होता है, 24 घंटे से भी ज्यादा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहता है, 24 घंटे से भी ज्यादा आपको ये काम करता हुआ नजर आता है। और इंटरमीडिएट एक्टिंग की अगर बात करें तो ये इसका जो एक्शन होगा वो बीच का होगा, शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग के बीच का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा। एग्जाम्पल की अगर बात करें, इधर रैपिड एक्टिंग में ध्यान रखना लिस्प्रो। क्या ध्यान रखना, लिस्प्रो, एस्पार्ट आप ध्यान रख सकते हो, एस्पार्ट। नेक्स्ट ग्लूलिसिन, ग्लूलिसिन, ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो, लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलिसिन, ये ध्यान रख सकते हो आप। क्लियर बात है क्या? शॉर्ट एक्टिंग पे आ जाओ। शॉर्ट एक्टिंग की अगर बात करें तो आप लोग पढ़ते हो रेगुलर इंसुलिन। क्या पढ़ते हो, रेगुलर इंसुलिन, रेगुलर इंसुलिन। अरे बात समझ में, ह्यूमेलिन आर एग्जाम्पल, जैसे ब्रांड चलते हैं ह्यूमेलिन आर, ह्यूमेलिन आर। तो ह्यूमेलिन आर जो होता है वो शॉर्ट एक्टिंग होता है। और खास बात, रेगुलर इंसुलिन जो आपको देखने को मिलता है, ये एक ऐसा इंसुलिन है जिसको आईवी रूट से आप एडमिनिस्टर कर सकते हो इमरजेंसी कंडीशंस। तो एकमात्र ऐसा इंसुलिन जिसको आईवी रूट से आप एडमिनिस्टर कर सकते हो वो कौन सा होता है, रेगुलर इंसुलिन होता है। ह्यूमेलिन आर एक ब्रांड चलती है इसके अंदर, ये पॉइंट ध्यान रखना, इमरजेंसी कंडीशन। अच्छा, मैंने एक कंडीशन डिस्कस करी है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का अगर ट्रीटमेंट अपन करना चाहेंगे तो उसके अंदर अपन रेगुलर इंसुलिन एडमिनिस्ट करेंगे। ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की क्लास में भी मैं पॉइंट आपके सामने ये डिस्कस करने वाला हूँ, तो ये पॉइंट ध्यान रखना, इसके अंदर रेगुलर इंसुलिन अपन क्या करने वाले हैं, देने वाले हैं पर्सन को। अच्छा, नेक्स्ट इंटरमीडिएट एक्टिंग की अगर बात करें तो एक पर्टिकुलर ध्यान रखना, एनपीएच। क्या ध्यान रखना, एनपीएच, एनपीएच। एनपीएच का क्या मतलब होता है, न्यूट्रल प्रोटामीन हेगेड्रोन। क्या मतलब होता है इसका, न्यूट्रल प्रोटामीन, न्यूट्रल प्रोटामीन हेगेड्रोन, हेगेड्रोन, ये पॉइंट ध्यान रखना, न्यूट्रल प्रोटामीन हेगेड्रोन इसका मतलब होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन में बता देता हूं, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन, अगर अपने को रेगुलर इंसुलिन और एनपीएच को कंबाइन करना है, किसको, रेगुलर इंसुलिन और एनपीएच को कंबाइन करना है, तो पहले किसको उठाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन सुन लेना भाई। तो इन दोनों को अगर कंबाइन करना है तो ध्यान पूर्वक सुनना, पहले प्रायोरिटी के ऊपर अपन लेंगे रेगुलर इंसुलिन को, पहली प्रायोरिटी पे किसको लेंगे, रेगुलर इंसुलिन को अपन पहले लेंगे, और फिर अपन किसको लेंगे, एनपीएच को लेंगे। क्लियर बात है क्या? पहले शॉर्ट एक्टिंग को उठाना है, फिर इंटरमीडिएट एक्टिंग को उठाना है। तो पहले रेगुलर इंसुलिन को अपन सिरिंज के अंदर भरेंगे, फिर एनपीएच को भरेंगे। अच्छा, ट्रिक से याद रखना, न्यूमोनिक से आर एन, क्या याद रखना, आर एन, आर पहले एन बाद में। रजिस्टर्ड नर्स हो तुम लोग, सभी सभी क्या हो, रजिस्टर्ड नर्स, तो आर एन। आ रही बात समझ में, रजिस्टर्ड नर्स, जो फोर्थ ईयर कंप्लीट हो जाएगी आप लोगों की तो रजिस्टर्ड नर्स हो जाओगे, और जिसकी कंप्लीट हो चुकी है वो लेक्चर देख रहा है कंपटीशन के हिसाब से, तो आर एन के हिसाब से ध्यान रखना, रेगुलर इंसुलिन और एनपीएच, ये पॉइंट ध्यान रखना इधर। क्लियर बात है क्या? अरे क्लियर है क्या इतना? तो ये दोनों ये कंसिडर करना, रेगुलर इंसुलिन को पहले लेंगे और एनपीएच को। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन, सीईक्यू लिख देना भाई, पूछा जाता है ये क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन है ये।
ओके, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते हैं। लॉन्ग एक्टिंग, 24 घंटे से भी ज्यादा इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर चलें, ध्यान रखना, ग्लार्जिन, डेटेमिर, बहुत सारे इसके अंदर आपको एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। तो ये पॉइंट एक दो आप ध्यान रख सकते हो। डेटेमिर वगैरह हो गया, ठीक है, डेटेमिर, तो ये पॉइंट ध्यान रख सकते हो, ये लॉन्ग एक्टिंग हो गया। बाकी इंसुलिन थेरेपी की जो है वो पर्टिकुलर सारी क्लास जो है वो सेपरेट लेक्चर के अंदर फार्माकोलॉजी सेक्शन में अपलोड हो जाएगी। वो पॉइंट पूरा का पूरा अपन डिस्कस करेंगे उधर, इतना मेडिकल सर्जिकल में अपन जा नहीं सकते इतनी डिटेल के अंदर, तो ये पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है क्या। तो ये कुछ पॉइंट्स अपन ने डिस्कस करें। अच्छा, एक पॉइंट और सुन लेना, इंसुलिन थेरेपी की अगर बात करें, इंसुलिन थेरेपी अगर चल रही है, तो ये इंसुलिन थेरेपी अगर चल रही है तो इसका एक कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलता है। इसके कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलता है, इसका कॉम्प्लिकेशन होता है हाइपोग्लाइसीमिया। कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया। इंसुलिन थेरेपी अगर दोगे तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा, और हाइपोग्लाइसीमिया तब होगा जब उस जो इंसुलिन दे रहे हो उसका एक्शन पीक पे हो। इंसुलिन एक्शन इज ऑन पीक, इंसुलिन एक्शन इज ऑन पीक, इंसुलिन एक्शन इज ऑन पीक। कहने का सिंपल सा मतलब, इंसुलिन थेरेपी अगर दे रहे हो तो हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। और हाइपोग्लाइसीमिया तब देखने को मिलेगा जिस प्रकार का इंसुलिन आप दे रहे हो उसका एक्शन जब पीक पर हो, उसका एक्शन जब पीक पर हो तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे मान लो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, रेगुलर इंसुलिन आप लोग दे रहे हो और इसका एक्शन पर्टिकुलर आपको देखने को मिल रहा है 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, इधर पीक पे है इसका एक्शन। तो अगर बात करें इधर पीक पर देखने को, जब इसका एक्शन पीक के ऊपर हो, सिंपल बात, जब इसका एक्शन पीक पे हो तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, उस कंडीशन में हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। हाइपोग्लाइसीमिया को मैनेज कैसे करना है, हाइपोग्लाइसीमिया को मैनेज कैसे करना है, इंपॉर्टेंट बात तो ये है। हाइपोग्लाइसीमिया को कैसे मैनेज करना है भाई, हार्ड कैंडीज रखनी है। क्या रखनी है, हार्ड कैंडीज। हार्ड कैंडीज रख सकते हो तो हार्ड कैंडीज खिलाओ, समझ गए, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट कैंडीज। नेक्स्ट अगर बात करें, ग्लूकोज जेल आते हैं, कार्बोहाइड्रेट जेल आते हैं, उनका इस्तेमाल करो, करना ही पड़ेगा। नहीं तो फिर हनी रखो, हनी जेब में डाल के रखो हनी, और एक चम्मच लो और एक चम्मच खा जाओ। तो ये कुछ तरीके होते हैं इसको मैनेज करने का, हाइपोग्लाइसीमिया को मैनेज करने का। तो ये पॉइंट इसके अंदर आप ध्यान रख सकते हो। क्लियर बात है क्या इतनी, ये पॉइंट अपन ने इसके अंदर कंसिडर कर दिया। इंसुलिन थेरेपी के बारे में बहुत शॉर्ट एंड स्वीट जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक बार इसके अंदर बढ़े आगे। अब अपन सेकंड पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं, दैट इज ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट की एक बार बात कर लेते हैं। इसकी बात कर लेते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स की। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स का भी सेपरेट लेक्चर अपलोड होगा पूरा, जिनमें साइड इफेक्ट्स वगैरह सब अपन डिस्कस करने वाले हैं ड्रग्स के बारे में। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलो एक बार, दैट इज नेक्स्ट ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, इनकी अगर अपन बात करें तो टाइप 2 के अंदर इस्तेमाल करते हैं। किसमें इस्तेमाल करते हैं, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के अंदर अपन इस्तेमाल करते हैं इनको, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स को। क्लासिफिकेशन पे एक बार चलते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से मैं डिस्कस करता हूँ क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। पहला पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस करते हैं सल्फोनिल यूरिया। क्या डिस्कस करते हैं इसमें, सल्फोनिल यूरिया अपन डिस्कस करते हैं, सल्फोनिल यूरिया। और सल्फोनिल यूरिया की अगर बात करें अपन तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, ये बीटा सेल्स को स्टिमुलेट करती है। किसको स्टिमुलेट करती है, बीटा सेल्स को स्टिमुलेट करती है। और बीटा सेल्स अगर स्टिमुलेट होगी उस कंडीशन में क्या होगा, इंसुलिन का प्रोडक्शन होगा। किसका प्रोडक्शन होगा, इंसुलिन का प्रोडक्शन होगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। तो बीटा सेल्स स्टिमुलेट, और बीटा सेल्स स्टिमुलेट तो किसका प्रोडक्शन, इंसुलिन का प्रोडक्शन होगा। तो सल्फोनिल यूरिया की अगर बात करी जाए तो ये बीटा सेल्स को स्टिमुलेट कर इंसुलिन का प्रोडक्शन करती है। अगर अपन बात करें एग्जांपल में तो ग्लिपिजाइड, कौन सी ड्रग, ग्लिपिजाइड ध्यान रख सकते हो, ग्लिमीपेराइड ध्यान रख सकते हो। ये जो ड्रग्स आती हैं ये पर्टिकुलर ध्यान रख सकते हो। आ रही बात समझ में, एमसीक्यू लिख देता हूं, क्या एमसीक्यू, एमसीक्यू सुन लेना। सल्फोनिल यूरिया जो होती है, डू नॉट टेक सल्फोनिल यूरियाज विद एल्कोहल। अरे एल्कोहल कंज्यूम मत करवाना भाई, पेशेंट को मना कर देना एल्कोहल के लिए, एल्कोहल मत देना। क्यों, अगर एल्कोहल दोगे तो डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन डेवलप होगी। क्या डेवलप हो जाएगी, डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन डेवलप होगी। क्या होती है डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन, ये अपन किसमें डिस्कस कर देंगे, ये फार्माकोलॉजी के अंदर पूरा अपन डिस्कस कर देंगे। पर ध्यान रखना एल्कोहल के साथ नहीं देना है, ये आपका एमसीक्यू है सल्फोनिल यूरिया को।
नेक्स्ट अगर बात करें इसमें सेकंड पर्टिकुलर पॉइंट पे चले तो नेक्स्ट ध्यान रखना मैग्नीटाइड। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो मैग्नीटिनाइड्स, मैग्नीटाइड। और मैग्नीटाइड का एक्शन, एक्शन जो होता है सेम एज एसयू, सेम एज सल्फोनिल यूरिया की तरह सेम एक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो ध्यान रखना रेपेग्लिनाइड, 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 नाटेग्लिनाइड, नाटेग्लिनाइड, ये ध्यान रख सकते हो आप इसके अंदर। क्लियर बात है क्या? नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलें और तो बिग्यूनाइड्स, नेक्स्ट वन इज बिग्यूनाइड्स। बिग्यूनाइड्स में एक एग्जांपल ध्यान रखना और कॉमनली ये चलती भी है, कौन सी ड्रग? दैट इज नोन एज मेटफॉर्मिन, दैट इज नोन एज मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन। और मेटफॉर्मिन की अगर बात करें, बिग्यूनाइड्स की अगर बात करें तो ये जो है एंडोजीनस जो रिलीज होता है ग्लूकोज को, उसको इनिबिट कर देती है। तो इनिबिट, ध्यान देना, इनिबिट, इनहिबिट एंडोजीनस रिलीज ऑफ, इनिबिट एंडोजीनस रिलीज ऑफ, इनिबिट एंडोजीनस रिलीज ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज बोले तो लीवर के द्वारा जैसे ग्लाइकोजिनोलाइसिस ग्लूकोनियोजेनेसिस चलता है, उसके कारण ग्लूकोज क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो किसको इनिबिट कर देंगे, ध्यान देना। जैसे कि अगर बात करें हिपैटिक, हिपैटिक ग्लाइकोजिनोलाइसिस, हिपैटिक ग्लाइकोजिनोलाइसिस, हिपैटिक ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इनिबिट कर देंगी। ग्लूकोनियोजेनेसिस जो आपको देखने को मिलता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, उसको भी क्या कर देंगी, इनिबिट कर देंगी। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। और अगर इनिबिट कर देंगे तो हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन नहीं होगी, वो मेटफॉर्मिन पर्टिकुलर काम करती है। ठीक है क्या? मेटफॉर्मिन एमसीक्यू निकालता हूं मेटफॉर्मिन से रिलेटेड। वैसे पूरे फार्माकोलॉजी में डिटेल डिस्कशन अपन करने वाले हैं, लेकिन एमसीक्यू सुन लो इधर भी। मेटफॉर्मिन की अगर अपन बात करें तो कोई सर्जरी अपन करने वाले हैं, उस सर्जरी से बिफोर बिफोर 48 आवर्स विदहोल्ड कर देना, आवर्स विदहोल्ड कर देना, विद होल्ड। अरे बात समझ में? कोई सर्जरी, मेजर सर्जरी अपन करने वाले हैं तो उससे 48 घंटे पहले क्या कर देना, विदहोल्ड कर देना। और बाकी 48 घंटे बाद तक विदहोल्ड रखना है, या फिर डॉक्टर जब तक प्रिस्क्राइब नहीं कर देता तब तक विदहोल्ड करनी है। और रीनल फंक्शनल टेस्ट पर्टिकुलर अपन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? स्टार्ट करने से पहले आफ्टर, आफ्टर रीनल फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट अपन करवाते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट। और रीनल फंक्शन टेस्ट पर्टिकुलर करवाना है। रीनल फंक्शन टेस्ट करने के बाद डॉक्टर बोलेगा कि आप स्टार्ट कर दो तो कर देना। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना, सर्जरी से पहले विदहोल्ड कर देनी अपने को। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें मेटफॉर्मिन से रिलेटेड तो और पॉइंट डिस्कस कर देता हूं एक दो, ध्यानपूर्वक बात सुनना। अगर कोई प्रोसीजर्स चल रहे हैं जिनके अंदर क्या करनी है, डाई का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है? डाई। तो डाई का इस्तेमाल अगर कोई ऐसे सर्जिकल प्रोसीजर्स वगैरह कर रहे हो, जैसे एंजियोग्राफी वगैरह कर रहे हो, एंजियोप्लास्टी वगैरह कर रहे हो, डाई का इस्तेमाल कर रहे हो, तो मेटफॉर्मिन ड्रग को उस कंडीशन में विदहोल्ड कर देना भाई। क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिडोसिस होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। इंपॉर्टेंट बात ये है, इसके कारण क्या चीज डेवलप होती है, लैक्टिक एसिडोसिस डेवलप होती है। तो डाई वगैरह वाले जो प्रोसीजर्स आप लोग कर रहे हो, तो उस डाई वाले प्रोसीजर से पहले किसको विदहोल्ड कर देना, मेटफॉर्मिन को विदहोल्ड कर देना। अरे बात समझ में? हॉस्पिटल के अंदर जाए पेशेंट डायबिटीज मेलाइटस वाला, कोई सर्जरी वगैरह ऑपरेट हो तो पहले बता देना भाई, डॉक्टर जो है उसको कि सर्जरी तो कर रहे हो आप लोग, लेकिन मेरे मेटफॉर्मिन चल रही है, तो क्या कर लेगा, उस हिसाब से विदहोल्ड कर लेगा। लैक्टिक एसिडोसिस, अगर सुनना, अगर डाई वगैरह आप लोगों को देखने को मिल रही है, डाई के प्रोसीजर इस्तेमाल कर लिए, ठीक है, मतलब ऐसी सर्जरी इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें डाई इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसमें मेटफॉर्मिन अगर विदहोल्ड नहीं करी, ठीक है, तो लैक्टिक एसिडोसिस डेवलप हो जाएगा। इसीलिए बाद में भी पर्टिकुलर, बाद में भी अपन तो देखते हैं, पहले रीनल फंक्शनल टेस्ट करते हैं, उसके बाद पर्टिकुलर करते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। क्लियर बात है क्या? तो ये बिगुनाइट्स के अंदर ये पॉइंट ध्यान रखना, लैक्टिक एसिडोसिस वाला। ओके, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलें अगर, तो ध्यान रखना फोर्थ, इधर चलते हैं एक बार फोर्थ पे। और क्लासिफिकेशन जो आपको देखने को मिलती है, मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ, डिटेल डिस्कशन जो करूंगा वो फार्माकोलॉजी में करूंगा इनका। लेक्चर फार्माकोलॉजिकल सेक्शन में से आप ले सकते हो इनका, इंसुलिन का भी और इसका भी। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। फोर्थ पॉइंट पे नेक्स्ट पर्टिकुलर ड्रग जो होते हैं उसको अपन बोलते हैं दैट इज एक, जैसे एग्जांपल की अगर बात करें, ड्रग चलती है पियोग्लिटाजोन, 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 रोसीग्लिटाजोन, रोसीग्लिटाजोन। एक तो पियोग्लिटाजोन, एक रोसीग्लिटाजोन। और किस में पढ़ते हैं? ये पढ़ते हैं थायाजोलिडाइन डायोन्स,
इस क्लासिफिकेशन में अपन पढ़ते हैं थायाजोलिडाइन डायोन्स, थायाजोलिडाइन डायोन्स क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं। एग्जांपल पियोग्लिटाजोन, ड्रोसिग्लिटाजोन। और इनकी अगर बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, इंक्रीज द सेंसिटिविटी, इंक्रीज द सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी एट पेरिफेरल लेवल या पेरिफेरल टिश्यूज। पेरिफेरल टिश्यूज के ऊपर जो सेंसिटिविटी आप लोगों को देखने को मिल रही थी, जो खराब हो रही थी, बोले तो डिसेंसिटाइजेशन आपको देखने को मिल रहा था, जिसके कारण टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस डेवलप हो रहा था। तो सेंसिटिविटी को जो बढ़ा देने वाली ड्रग है वो थायाजोलिडाइन डायोन्स है, जिनको पियोग्लिटाजोन, रोसिग्लिटाजोन के नाम से अपन जानते हैं। तो ये पॉइंट इसके अंदर कंसिडर करना। नेक्स्ट फिफ्थ क्लासिफिकेशन के ऊपर अपन चलते हैं, दैट इज अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर्स, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर्स। और अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर्स की अगर अपन बात करें तो इसमें एग्जांपल के तौर पर ध्यान रखना एकार्बोज, क्या ध्यान रखना, एकार्बोज। और क्या ध्यान रख सकते हो, मिगलीटोल, क्या ध्यान रख सकते हो, मिगलीटोल। और ये जो है ये पर्टिकुलर एकार्बोज और मिगलीटोल ऐसी दवाइयां होंगी जो कि इंटेस्टाइन से ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को नहीं होने देंगी। तो डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को नहीं होने देंगे। ये पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखना। क्लियर बात है क्या? तो ये पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखना। और इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन अगर नहीं होगा तो हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे अगर चलें तो सिक्स्थ क्लासिफिकेशन होती है न्यूअर ड्रग्स। क्या होती है? न्यूअर ड्रग्स, न्यूअर ड्रग्स। और न्यूअर ड्रग्स में अपन अलग अलग ड्रग्स अपन पढ़ने वाले हैं, जैसे ग्लिप्टिन्स अपन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? ग्लिप्टिन्स अपन पढ़ेंगे, ग्लिप्टिन्स, ग्लिप्टिन्स का अपन इसके अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। एक्सटीनाटाइड अपन डिस्कस करेंगे। तो अलग अलग ड्रग्स अपन डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर, ग्लिप्टिन्स, एक्सटीनाटाइड वगैरह सारी अपन डिस्कस करेंगे किसमें? न्यूअर ड्रग्स के अंदर। लेकिन फार्माकोलॉजी के अंदर अपन करेंगे, ज्यादा डिटेल के अंदर अपन जान नहीं रहे। ड्रग्स में आप मैनेजमेंट के तौर पर पर्टिकुलर ये ड्रग्स लिख सकते हो। तो इंसुलिन थेरेपी का थोड़ा बहुत डिस्कशन कर दिया और इसका अपन ने थोड़ा बहुत डिस्कस कर दिया। फिर एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो एक्सरसाइज सुनना भाई ध्यानपूर्वक। एक्सरसाइज की अगर बात करें तो पर्टिकुलर पर्सन को डेली की डेली एक टाइम पर ही एक्सरसाइज करवाने के लिए बोलना है। एक्सरसाइज की अगर बात करें तो डेली की डेली एक टाइम पर ही एक्सरसाइज करवाने के लिए बोलना है, क्योंकि ग्लूकोज के फ्लक्चुएशंस आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ग्लूकोज के फ्लक्चुएशंस को प्रिवेंट करने के लिए सेम टाइम पर एक्सरसाइज करवानी है। और जस्ट आफ्टर द मील्स एक्सरसाइज नहीं करवानी है, एम्प्टी स्टमक के अंदर नहीं करवानी, तो मतलब आफ्टर द स्नैक्स थोड़ा बहुत लेने के बाद फिर एक्सरसाइज करवानी है। ये एक्सरसाइज से रिलेटेड पॉइंट हो गया। तो नॉर्मल एक्सरसाइज आप लोग करवा सकते हो, ठीक है क्या? नेक्स्ट डाइट की बात करें, डाइट में डिस्कस कर दिया। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान रखना, वो ध्यान रखना, ठीक है। और अगर और कोई कंडीशंस पर्टिकुलर कंट्रीब्यूट कर रही है, उन कंडीशंस को सबसाइड करो। वैसे जैसे ईटियोलॉजी में अपन ने बहुत सारी कंडीशंस लिखी थी, अगर उन कंडीशंस के कारण टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस अगर देखने को मिल रहा है तो उनको क्या करो? सबसाइड करो। वेट लॉस के मेथड स्टार्ट करो। एक्सरसाइज वगैरह हो गया, पेशेंट को बोलना है सुबह सुबह जल्दी उठना है और क्या करना है? घूम के आना है। अरे बात समझ में, लिपिड रिच डाइट नहीं देनी है। अरे लिपिड रिच डाइट नहीं देनी है क्योंकि ओबेसिटी वगैरह कोज हो रहा है अगर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस का केस है। तो ये कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स आप लोग इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। अच्छा, इंसुलिन थेरेपी अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को चल रही है तो उसके कारण कुछ फिनोमिना आपको देखने को मिलते हैं। जैसे एक फिनोमिना होता है सोमोगाई फिनोमिना, एक होता है डाउन फिनोमिना। थोड़ा सा अपन डिस्कशन कर देते और आज के लेक्चर को कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है क्या? तो क्या होते हैं ये फिनोमिना? सुनना भाई ध्यानपूर्वक बात। ओके, एक फिनोमिना आपको देखने को मिलता है अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन किस पे? इंसुलिन थेरेपी पे तो इंसुलिन एडमिनिस्टर अगर कर रहे हो तो एक फिनोमिना आपको देखने को मिलता है जिसको डाउन फिनोमिना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डाउन फिनोमिना के नाम से जानते हैं। डाउन फिनोमिनन, डाउन फिनोमिनन। डाउन फिनोमिनन की अगर बात करें मॉर्निंग के अंदर, किसमें? मॉर्निंग के अंदर, मॉर्निंग के अंदर क्या देखने को मिलता है? मॉर्निंग के अंदर सुबह सुबह देखने को मिलता है पर्सन में हाइपरग्लाइसीमिया। क्या देखने को मिलता है? हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है। और ये हाइपरग्लाइसीमिया क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन और कोर्टिसोल का मॉर्निंग के अंदर एक्सेस लेवल आपको देखने को मिलता है। ग्रोथ हार्मोन और कोर्टिसोल ये डायबेटोजेनिक हार्मोन है। कौन से हार्मोन है? डायबेटोजेनिक हार्मोन से डायबेटोजेनिक हार्मोन्स। तो इनका पर्टिकुलर लेवल आप लोगों को क्या देखने को मिलता है? एलिवेटेड देखने को मिलता है। इनके एलिवेटेड लेवल के कारण सुबह सुबह मॉर्निंग के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया जैसी कंडीशन देखने को
मिलती है। और ये हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन अगर देखने को मिल रही है तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, इसका मैनेजमेंट अपन कैसे करेंगे। मैनेजमेंट इस हाइपरग्लाइसीमिया को कैसे सबसाइड कर सकते हैं। इंसुलिन की डोज बढ़ा दो। क्या कर दो, इंसुलिन की डोज इंक्रीज कर दो। तो इंसुलिन की डोज अगर इंक्रीज कर दोगे तो ये हाइपरग्लाइसीमिया को आप प्रिवेंट कर सकते हो। तो पहला फिनोमिना मैंने डिस्कस किया जिसको डाउन फिनोमिना के नाम से जानते हैं। मॉर्निंग में हाइपरग्लाइसीमिया क्यों हो जाता है वो पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट एक फिनोमिना और मैं डिस्कस करना चाहता हूं, उसको अपन बोलते हैं सोमोगाई फिनोमिना। क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज सोमोगाई फिनोमिना के नाम से अपन जानते हैं। सोमोगाई फिनोमिना, सोमोगाई फिनोमिना। और सोमोगाई फिनोमिना की अगर अपन बात करें, इसमें होता क्या है, रात को खाना खा लिया तो बेड टाइम से चलते हैं। एक बार बेड टाइम से शुरुआत करते हैं। नाइट बेड टाइम, किसकी बात करते हैं, नाइट बेड टाइम की बात करते हैं। नाइट बेड टाइम, अगर कोई पर्सन नाइट बेड टाइम के ऊपर है तो उस कंडीशन के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ठीक है, लेकिन खाना खा लिया था आराम से, और फिर अगर बात करें लगभग लगभग 2 AM, 2 AM मतलब रात के 2 बज गए, और 2 बज गए तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है। हाइपोग्लाइसीमिया, खाना खाया था जब तो हाइपरग्लाइसीमिया था, इधर ग्लूकोज कंसेंट्रेशन ज्यादा थी, लेकिन रात को 2 बजे खाना खाना वगैरह वो डाइजेस्ट एब्जॉर्ब हो गया तो लगभग लगभग 2 बजे के समथिंग क्या देखने को मिलता है, हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। और इस हाइपोग्लाइसीमिया के काउंटर रेगुलेटरी रेस्पॉन्स में, क्या, काउंटर रेगुलेटरी रेस्पॉन्स, काउंटर रेगुलेटरी रेस्पॉन्स या काउंटर रेगुलेटरी मैकेनिज्म के तौर पर क्या चीज देखने को मिलती है आपको, काउंटर रेगुलेटरी मैकेनिज्म के तौर पर डायबेटोजेनिक हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। किसका सिक्रीशन होता है, डायबेटोजेनिक हार्मोन्स। ये ऊपर लिख दिए डायबेटोजेनिक हार्मोन्स, कौन कौन से, ग्रोथ हार्मोन और कोर्टिसोल। तो मॉर्निंग के अंदर सुबह सुबह आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, मॉर्निंग के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया ये चीज आपको देखने को मिलती है, हाइपरग्लाइसीमिया इन मॉर्निंग। मॉर्निंग में क्या देखने को मिलता है, हाइपरग्लाइसीमिया आप लोगों को देखने को मिलता है। 2 बजे एक समथिंग हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है ये, और सुबह सुबह हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। क्यों, काउंटर रेगुलेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है। और ये जब हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन आपको देखने को मिल रही है तो उस कंडीशन में सुबह सुबह पर्टिकुलर आप लोगों को ऐसा जो पर्टिकुलर पर्सन होगा उसमें क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेंगे, सपने आएंगे भाई, खराब खराब नाइट मेयर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। क्या देखने को मिल सकते हैं, नाइट मेयर्स, एक्सेसिव स्वेटिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो ये हाइपोग्लाइसीमिया कारण ये चीजें आपको देखने को मिल सकती है। इधर एक्सेसिव स्वेटिंग हो गए, नाइट मेयर्स हो गए, ये पॉइंट आप डिस्कस कर सकते हो। अरे बात में चक्कर आना, हेडेक वगैरह हो जाना, हेडेक, तो कई बार पर्टिकुलर पर्सन ऐसे कंपेयर करते हैं, ऐसे मतलब मैनिफेस्टेशंस के साथ आता है कि सुबह सुबह मेरे को मतलब डायबिटीज मेलाइटस या इंसुलिन थेरेपी वाला पर्सन, तो ऐसे सिम्टम्स के साथ आता है। कैसे कि मेरे को रात को चक्कर से आते हैं ना, और खराब खराब सपने से आते हैं, सुबह 4-5 बजे का टाइम। फिर जैसे जैसे काउंटर रेगुलेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट होता रहता है तो हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलता है आपको। अच्छा, इस कंडीशन को, ये जो 2 बजे हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है उसके कारण ये हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है काउंटर रेगुलेटरी मैकेनिज्म के तौर पर, इसको कैसे ट्रीट कर सकते हो, इसको कैसे मैनेज कर सकते हो, ध्यानपूर्वक बात सुनना। मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो, तो मैनेजमेंट कर देना नाइट टाइम स्नैक्स। क्या दे देना, नाइट टाइम स्नैक्स। जब सो रहा हो पर्टिकुलर पर्सन तो नाइट टाइम स्नैक्स दे देना। और नाइट टाइम स्नैक्स अगर दे दोगे तो खाना खा लेगा वो, तो ये 2 बजे वाला जो टाइम पीरियड है जहां पर हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है तो उसको एनर्जी पर्टिकुलर और मिलती रहेगी। और एनर्जी अगर मिलती रहेगी मतलब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन रहेगी तो हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप नहीं होगा। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। और मैनेजमेंट के तौर पर यहाँ पर क्या कर सकते हो, रात को इंसुलिन की डोज कम कर देना। क्या कर देना, इंसुलिन की डोज कम कर देना। इंसुलिन की डोज अगर कम कर दोगे तो जब इंसुलिन का पीक पे एक्शन होगा तो हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप नहीं होगा। तो ये पर्टिकुलर 2 फिनोमिना आपको देखने को मिलते हैं, डाउन फिनोमिना और सोमोगाई फिनोमिना। क्लियर बात। एक्सरसाइज पेशेंट को करवानी है, एक्सरसाइज के बाद पेशेंट को बोलना है कि तुरंत एक्सरसाइज के तुरंत बाद नहाने के लिए नहीं जाए, बाथरूम को अवॉइड करे। एम आई क्लियर और नॉट। एक्सरसाइज के टाइम पर एक्सरसाइज जब करेगा तो हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप होगा क्योंकि एनर्जी कंज्यूम होगी, और हाइपोग्लाई ऐसी जगह पर पर्टिकुलर जैसे बाथरूम वगैरह में चक्कर खा के गिर सकता है। तो ऐसे पॉइंट्स को अपने को कंसिडर करना है, ऐसे पॉइंट्स को ध्यान रखना है। क्लियर बात है क्या। डाइट वगैरह अपन ने कंसिडर कर दी, ये पॉइंट अपन ने कंसिडर कर दिया, डायबिटीज मेलाइटस का डिटेल डिस्कशन अपन ने कर दिया है। आज के सेशन को अपन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।